Guys, this is Kamlesh Sharma and I welcome you all in Aurora IAS. And today, finally, we are going to start the last chapter of economics from the prelims point of view, not from the mains point of view. From the mains point of view, there will be three more chapter, that is agriculture, इसके बाद liberalization of economy, फिर इसके बाद industrial policies and industries, और finally the social sector in which we are going to cover health, education, employment, unemployment and last one is poverty. ठीक है, तो ये सब आप कह सकते हैं मेंस के हिसाब से होने वाले हैं. ठीक है, इनका फोकस मेनली मेंस में होगा. दो यूपीएससी ने इस बार एग्रीकल्चर में क्वेश्चन पूछा, बट इफ़ यू वुड हैव रेड द करंट अफेयर्स then those questions was quite easy. Maybe 2 to 3 questions were tough, but rest of the question were easy, and you could have easily scored 8 to 10 marks out of those questions. ठीक है, if you have read the current affairs in proper way. फाइन. अब देखो, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे बैंक दैट मीन्स इकोनॉमिक्स के, लाइक इन्फ्लेशन, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, टैक्सेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, एवरीथिंग आई हैव टॉट यू. ठीक है, एंड नाउ एट दिस मोमेंट आई एम टीचिंग यू द नेशनल इनकम. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द रैशनल फॉर इट. ठीक है, रैशनल इज़ वेरी सिंपल कि भाई अगर मैं किसी से इकोनॉमिक्स की पहले बात किया करता था, वैन बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग अबाउट दैट इकोनॉमिक्स लेक्चर, तो लोग बोलते भाई इकोनॉमिक्स मुझे पसंद नहीं आती है. ठीक है, रीज़न क्या था उसका कि भाई उसमें जीडीपी होती है, जीएनपी होती है एंड ब्ला ब्ला दुनिया भर के चैप्टर होते हैं. ठीक है, और अगर आप एनालाइज करोगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो इन टॉपिक से 2-3 साल में मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, और इसके चक्कर में लोग पूरी इकोनॉमिक्स छोड़ देते हैं. ठीक है, पूरी इकोनॉमिक्स छोड़ के बैठ जाते हैं, और अल्टीमेटली चैप्टर दैट मीन्स क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इन्फ्लेशन से. ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इन्फ्लेशन से, बैंकिंग से, मॉनेटरी पॉलिसी से, और ये सब चैप्टर टीचर लोग आखिरी में पढ़ाते हैं. मूर्खता वाला काम करते हैं टीचर्स लोग. ठीक है, कि भाई जब पता है बंदे को इकोनॉमिक्स से डर लगता है, तो क्यों ना थ्योरेटिकल टाइप के चैप्टर लिए जाए, जहाँ पर लोगों को मतलब देखो, जब चीज़ों डर लगता है ना, तो उसको डर जब चैप्टर का डर लगता है, उसको दो रास्ते रहते हैं डर निकालने के. या तो कोई ईजी चैप्टर चालू कर लिया जाए, या फिर ऐसा चैप्टर जिससे वो अपने आप को मतलब इस दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो, बैंकिंग से कनेक्ट कर सकते हो, मॉनेटरी पॉलिसी से कनेक्शन हो सकता है. ठीक है, बिकॉज हम न्यूज़पेपर पढ़ते हो. या फिर ईजी चैप्टर कुछ उठाना था, लेकिन ईजी के नाम पे यहाँ पर कुछ था नहीं. ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने इन सब चैप्टर को पहले कंप्लीट किया. देखो, अब में जो मेरा पर्पस है लगभग सब हो गया. अगर मान लो इस साल 2 से 3 क्वेश्चन आ भी जाते हैं एक ये जीडीपी जीएनपी वाले टॉपिक से, ठीक है, दो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग. ठीक है, जीडीपी जीएनपी वाले टॉपिक से आ भी जाते हैं. सो इन शॉर्ट आपको मैंने इतना तो पढ़ा दिया है कि आप 12 अगर क्वेश्चन आते हैं तो 8 क्वेश्चन तो इसमें सही करके आ जाओगे. मेरा काम हो गया. बस मुझे यही चाहिए था कि आप अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% क्वेश्चन सही करके आओ. अगर आप इसका पूरा छोड़ भी दो चैप्टर को, इट डजेंट मैटर. बट छोड़ना नहीं है. छोड़ना क्यों नहीं है? क्योंकि पता नहीं लोगों ने इसमें आपको कौन कौन सी बकवास टाइप की कैलकुलेशन बता के रखी है कि एक्सपेंडिचर मेथड ऐसे कैलकुलेट होता है, ये वाला मेथड ऐसे कैलकुलेट होता है, ये वाला ऐसे होता है, और भी पता नहीं क्या दुनिया भर की बकवास बता के रखी है. तो वो सब बकवास नहीं पढ़ना है हमें. ठीक है, वो सब बकवास नहीं पढ़ना है हमें. सिंपल यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें पढ़नी है. एक जानना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होती है, जीडीपी में जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, जीडीपी कैसे निकलती है, नेशनल इनकम क्या होती है. बस यही गिन के 7-8 चीज़ें पढ़नी है, और इसमें बहुत फोकस करने वाला हूँ, ट्रस्ट मी. मतलब इसके बाद से आपको नेशनल इनकम का कुछ भी नहीं छोड़ना है. मतलब कुछ भी बुक में दिया हो कि भैया ये वाला मेथड हो, ये वाला मेथड हो, दो आई विल बी गिविंग द लिस्ट ऑफ द मेथड which are used to calculate the national income, but you don't have to focus on that because यूपीएससी is not going to ask over it. ठीक है, यूपीएससी उस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगी. यूपीएससी सिर्फ उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछेगी जो यहाँ पर मैं टीच करने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने पास्ट ईयर पेपर एनालाइज किए हैं, सो आई कैन टेल यू. ठीक है, सो अब नेशनल इनकम से भी डरना नहीं है. जितना बता रहा हूँ उस पर फोकस करना. ठीक है, अगर मान लो आपको ये नेशनल इनकम समझ में नहीं आता है, लेकिन जितना मैं समझाऊंगा उतना समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है. ठीक है, तो उसी पे फोकस करके चले जाना, और छोड़ के मत जाना यार. ठीक है, बिकॉज इतनी मेहनत की हमने पिछले 7 चैप्टर में अप्रॉक्सीमेटली 70 to 72 वीडियोस ले डाली है. तो अब चीज़ों को वेस्ट मत करो, मार्क्स लेके आओ. ठीक है, समझ गए? तो बस यही इस चैप्टर से थोड़ा बहुत वर्ड्स ऑफ विजडम थे फ्रॉम माई साइड. नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन. ओके, सो personal guidance program, you can take it directly. Contact on these two numbers, and 35 plus students are writing mains from our side, and all have 100 plus marks. Okay, and for the proof you can visit our telegram channel or aurorais.com website. एंड ये हमारे कुछ माइंड मैप्स हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन फॉर रेफरेंस एंड फॉर रिवीजन पर्पसेस. नाउ लेट्स बिगिन. ठीक है, सो नेशनल इनकम चैप्टर का नाम क्या दिया मैंने, नेशनल इनकम. चैप्टर का नाम था नेशनल इनकम. ठीक है, सो अगर हम इन दो वर्ड्स को ब्रेक करते हैं, सिंपल सी बात है. इनकम मतलब इनकम तो एवरीवन नोज दिस. आई थिंक आई डोंट नीड टू डिफाइन इट.
इसके बाद नेशनल दैट मीन्स ऑफ द नेशन, ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो कंट्री की इनकम मतलब कंट्री एक साल में कितना अर्न कर रही है। डोंट गो टूवर्ड्स द टेक्निकल वर्ड्स बिकॉज दैट इज नॉट नीडेड हियर, ठीक है। तो कंट्री एक साल में कितना अर्न कर रही है या कंट्री कितना अर्न कर रही है, ठीक है। अब देखो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर मेथड है, ये मेथड है, वो मेथड है, बहुत सारे मेथड है। अब इसमें से जो सबसे प्रोमिनेंट मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, वो आता है जीडीपी और दूसरा आता है जीएनपी, ठीक है। बिकॉज इसी पे आप देखोगे सारी की सारी जो वर्ल्ड की ग्रेट इकोनॉमीज है लाइक अमेरिका, फिर यूके और जो भी है उन सब का जो भी कंपैरिजन होता है इकोनॉमीज का, वो ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी या फिर जीएनपी ही होता है, ठीक है। तो इसलिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे सामने दो वेज निकल के आता है। एक आता है जीडीपी और दूसरा आता है क्या, जीएनपी, जीडीपी एंड जीएनपी, ठीक है। तो हम चालू करते हैं अपनी स्टडीज जीडीपी से, ठीक है, बिकॉज हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। और मैं आपको लेके जाऊंगा भाई किस तरीके से आप जीडीपी और जीएनपी का यूज़ करके नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। बस यही हमारे 1 से 2 लेक्चर का कह सकते हो जिस्ट होने वाला है कि हमने देख लिया नेशनल इनकम है कैलकुलेट करनी है। और मैंने बताया नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, या तो जीडीपी कैलकुलेट करो या फिर जीएनपी कैलकुलेट करो। अब मैं आपको जीडीपी जीएनपी दोनों का यूज़ करके बताऊंगा कि भाई कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। अब देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडी का मतलब होता है फाइनल प्रोडक्ट्स, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट्स। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर हम कोई भी रॉ मटेरियल नहीं लेते, मतलब जो आपके सामने मार्केट में अवेलेबल रहता है उन प्रोडक्ट को लेते हो। पहली चीज़ ये हो गई, ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हो गई। और यहाँ पर हम गुड्स भी लेते हैं, सर्विसेज भी लेते हैं, मतलब कि सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ, इन सबको भी हम इंक्लूड करते हैं। गुड्स तो आप सब जानते ही हैं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सब कंट्री की बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। मतलब जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, इंडिया के अंडर में जो प्रोडक्शन हो रहा है। नाउ दिस प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स द फॉरेन कंपनीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मार्क जुकरबर्ग ने या फिर किसी भी टेस्ला ने अपनी कोई यहाँ पर इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर दी, तो उस वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर आ गई, तो ऑटोमेटिकली वी विल इंक्लूड दैट। हमने बोला क्या बोला कि भाई फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हम कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं लेंगे, मतलब जो फाइनल बिल्कुल मार्केट में बिकने आया है सिर्फ उसी गुड्स और सर्विसेज को लेंगे, ठीक है, उसी गुड्स और सर्विस को लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर टेस्ला कोई इंडिया में आके कार प्रोड्यूस कर रही है, तो अगर उसने जो टायर प्रोड्यूस किया उसको हम जीडीपी में नहीं डालेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को लेंगे। फाइनल प्रोडक्ट कौन सा, फाइनल प्रोडक्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है भैया जो आपके सामने मार्केट में बिक रहा है, ठीक है, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट, और एक तरीके से आप समझते हो फाइनल प्रोडक्ट वो होता है जो कि अल्टीमेटली कंज्यूम किया जाएगा, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली कंज्यूम किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो टाटा साहब कोई टायर खरीदते हैं, ठीक है, टाटा साहब कोई टायर खरीदते हैं, तो वो उस टायर को कंज्यूम नहीं करने वाले, वो उसे अपनी कार्स में लगाएंगे और उसके बाद उसको बेचेंगे, और उन कार्स को हम कंज्यूम करेंगे, हम उन कार को अपने पास रखेंगे। तो अल्टीमेटली जिस पे कंजम्पशन हो रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट होगा। एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू भाई कंजम्पशन क्या होता है, ठीक है, मतलब लास्ट के कुछ लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आपको कंजम्पशन समझ में आ गया जिस चीज़ को आप कंज्यूम करने वाले हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मुझे टॉफ़ी खानी है, ठीक है, मुझे एक चॉकलेट खानी, डेयरी मिल्क खानी है, और उसका सिर्फ अभी तक समझ सकते हो कि उसकी सिर्फ क्रीम तैयार हुई है, ठीक है। तो क्रीम इज़ नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, क्रीम इज़ नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। जब वो कंप्लीट डेयरी मिल्क बन जाएगी वो फाइनल प्रोडक्ट होगी। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो, जिसे कंज्यूम किया जाना है वो फाइनल प्रोडक्ट होगा, मतलब कोई भी रॉ मटेरियल इससे इंक्लूड नहीं रहेगा। दूसरे से गुड्स एंड सर्विसेज रहेंगी, मतलब फाइनल प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरी चीज़ विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर हो चाहे इंडियन कंपनी बाउंड्री के अंदर हो, ठीक है, फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर हो चाहे कोई इंडियन कंपनी इंडिया के अंदर में हो, सारी की सारी इंक्लूड की जाएगी। मतलब इस बाउंड्री के अंदर जो भी कंपनी जाएगी, भले वो टेस्ला हो चाहे एलॉन मस्क की कोई कंपनी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो इस बाउंड्री के अंदर आएगी तो हम उसे अपनी जीडीपी में लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जीडीपी सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए कैलकुलेट की जाएगी, मतलब हर साल बदली जाएगी। इस साल के लिए रहेगी, फिर अगले साल चेंज होगी, फिर अगले साल चेंज होगी, फिर अगले साल चेंज होगी, इस तरीके से बढ़ेगी, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फॉरेन कंपनी भी अगर इंडिया में होगी तो उसकी भी हम जीडीपी मतलब उसका प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर हम केयर इकोनॉमी को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम यहाँ पर केयर इकोनॉमी को इंक्लूड नहीं करते हैं। केयर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है भाई, केयर इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो इकोनॉमी हाउस वाइफ घर में प्रोवाइड करती है, ठीक है, मेनली जो हाउस वाइफ घर में प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मदर आपके यहाँ पर काम ना करे, ठीक है, आपके यहाँ खाना ना बनाए, आपके यहाँ जो कपड़े धोती है वो न धोए, और बाकी जो घर घर में लोगों की केयर करती है, तो उसकी जगह आप क्या करोगे, कोई बाई को लगाओगे और बाई आपसे पैसे लेके जाएगी, लेकिन वही काम आपकी मदर आपके लिए फ्री में कर रही है, तो उसे केयर इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है, वो आपको केयर इकोनॉमी बोलते हैं। तो जो मदर की जो भी पेमेंट रहती है उसको आप इंक्लूड नहीं करते, जो भी उनका हार्डवर्क रहता है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब एक बार ध्यान से समझते हैं कि भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट्स, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इन वन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब देखो जीडीपी, देखो ये मैं जो बात कर रहा हूँ इसमें प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है,
कि प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बताया पिछले लास्ट ईयर में मेरी जो जीडीपी थी वो 3% थी। ठीक है, और इस साल मेरी जीडीपी कितनी है, इस साल मेरी जीडीपी है 4%। तो इन शॉर्ट जीडीपी बढ़ रही है, आपको दिख रहा है नंबर बढ़ रहा है जीडीपी का। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा है। अगर कोई आपसे बोल रहा है जीडीपी बढ़ रही है तो इन शॉर्ट प्रोडक्शन बढ़ा है। समझ आया, प्रोडक्शन बढ़ा मतलब कैसे, पिछले बार मान लो मैंने 3 कारें प्रोड्यूस की थी, मतलब 3% जीडीपी थी। इस बार मैं 4 कारें प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मतलब मतलब आप कह सकते हैं 4 कार मतलब 4 जी मतलब 1% जीडीपी बढ़ी है, मतलब 4% की जीडीपी हो गई, मतलब 4 कार प्रोड्यूस हुई है। तो आपने कहा प्रोडक्शन बढ़ा तो इन शॉर्ट जीडीपी बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ा तो जीडीपी भी बढ़ गई। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो जीडीपी बढ़ने के बाद तो समझ में आया कि अगर कोई बोल रहा है कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ के हो गई है 3% से 4%, तो इन शॉर्ट पिछले साल प्रोडक्शन कम था और इस साल उसके कंपैरिजन में प्रोडक्शन बढ़ गया, उसके कंपैरिजन में इस साल प्रोडक्शन बढ़ गया, तो जीडीपी इंक्रीज का मतलब समझ में आ गया। उसी प्रकार से जीडीपी डिक्रीज क्या होता है कि भाई इस बार जीडीपी हमारे सामने 3% थी और आप सब जानते हैं कोरोना के चक्कर में जीडीपी हमारी कितनी हो गई, -9%, -25%। तो भाई ये माइनस क्या है, मतलब इस बार प्रोडक्शन नहीं हुआ, नहीं, इस बार प्रोडक्शन नहीं हुआ। इसका साफ साफ मतलब ये है कि भैया उससे पहले हमारे यहाँ पर कुछ इतना प्रोडक्शन हो रहा था क्योंकि कोविड की वजह से फैक्ट्रीज बंद थी तो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। ठीक है, अब यही अगर मान लो 3% से घट के हो गया 2%, तो इस बार प्रोडक्शन कम हुआ है, सिर्फ 2 ही कार प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो आई थिंक आपको जीडीपी इंक्रीज और जीडीपी डिक्रीज में समझ में आ रहा है। और जीडीपी को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि भाई जीडीपी होता क्या है। जीडीपी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू मतलब जिसे हम कंज्यूम करने वाले हैं, जिसे हम कंज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब हम कंज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, और वो जो कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, भले फॉरेन कंपनी कर रही है चाहे इंडियन कंपनी कर रही है। ठीक है, और एक फाइनेंशियल ईयर में और कोई भी केयर इकोनॉमी को इंक्लूड नहीं किया जाता है, उस चीज़ को हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, फिर से अब थोड़ा और अच्छे साफ शब्दों में समझते हैं कि भाई ये रही हमारी एक टेरिटोरियल बाउंड्री। ठीक है, ये है हमारा इंडिया मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर फॉरेन कंपनी भी काम कर रही है, इंडियन कंपनी भी काम कर रही है। ठीक है, फॉरेन कंपनी भी काम कर रही है, इंडियन कंपनी भी काम कर रही है। अब वो लोग इस बार फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन अ ईयर, तो इसको हम जीडीपी बोलेंगे। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया। बस यहाँ पर आपको 3 से 4 चीज़ें याद रखनी है। एक तो है आपकी इंडियन टेरिटरी, उसके अंदर फॉरेन कंपनी भी काम कर रही है, इंडियन कंपनी भी काम कर रही है। ठीक है, अब इसमें वो लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विस मतलब कि देयर इज नो रॉ मटेरियल, और उसके बाद एक साल में प्रोड्यूस हो रहा है पूरा। ठीक है, एक साल में पूरा प्रोड्यूस हो रहा है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया। बस के क्या याद रखना है, फिर से याद रखो। देखो अपन को सिंपल याद रखना है कि भैया हमारे सामने इंडियन टेरिटरी है, स्टोरी के फॉर्म में याद रखो। ठीक है, डेफिनेशन मत रखो, इसलिए मैंने आपको पॉइंटर में दिया। ठीक है, अदरवाइज आई वुड गिवन अ डेफिनेशन। देखो, याद रखो कि हमारा इंडियन टेरिटरी है। ठीक है, इंडियन हमारा देश है, इंडिया देश है। अब उस देश के अंदर क्या हो रहा है, उस देश के अंदर हमारे सामने क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। फॉरेन कंपनीज भी कर रही है, इंडियन कंपनीज भी कर रही है, आपने दोनों ध्यान रख लिया। ठीक है, आप फॉरेन कंपनी के लिए साउथ कोरिया की कंपनी याद रखो, बिकॉज हमारे सैमसंग के बहुत प्लांट्स हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इंडियन है, इंडियन टेरिटरी है, उसके अंदर साउथ कोरिया कंपनी भी काम कर रही है, इंडिया की कुछ कंपनीज भी कर रही है, टाटा साहब काम कर रहे हैं, साउथ कोरिया कंपनी काम कर रही है, और लोग बहुत सारा फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस का फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक साल में हम उनको सब कैलकुलेट करेंगे, उसको हम कहेंगे जीडीपी। बस इसी तरीके से आपको रट के चलना है। ठीक है, यहाँ पर इतना ही एक्सप्लेन करने को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और याद रखना यहाँ पर केयर इकोनॉमी को इंक्लूड नहीं करते, केयर इकोनॉमी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अब मेरे सामने एक क्वेश्चन और आता है कि भाई जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा तो कैलकुलेट करना थोड़ा आसान है कि भाई वो लोग डेटा अपना प्रोवाइड कर देते हैं, बट व्हाट अबाउट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या होगा भाई, जहाँ पर 10 से कम लोग काम करते हैं और उनका कोई डेटा भी नहीं रहता है, तो उनका क्या होगा, उनकी हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सी बात है, उनकी हम इम्प्यूटेड वैल्यू लेते हैं। इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब अपने हिसाब से सोच लेते हैं कि अच्छा अगर हमारे सामने इस बार फॉर्मल इकोनॉमी 50% का कंट्रीब्यूट कर रही तो ये भी लगभग 48% के आसपास कैलकुलेट कर लेगा। कोई फॉर्मूला होता है उनके पास, लेकिन ये लोग इम्प्यूटेड वैल्यू लेते हैं। क्वेश्चन सीधे जाएगा कि भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कैसे इंक्लूजन होता है हमारी जीडीपी में, दैट इज थ्रू इम्प्यूटेड वैल्यूज। इम्प्यूटेड वैल्यूज मतलब कुछ फॉर्मूला बेस्ड या फिर कुछ हम ऐसा मतलब सपोज करके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, उसको आप इम्प्यूटेड वैल्यूज कह सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ जीडीपी बढ़ रही है, इसका सिंपल मतलब है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का बढ़ना, इकोनॉमिक ग्रोथ का बढ़ना। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी रटनी पड़ेगी बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अगर कोई बोले जीडीपी बढ़ रही है मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। अब देखो, ये जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको हम क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको कंबाइन करके हम एनुअल जीडीपी निकालते हैं, इसको कंबाइन करके हम एनुअल जीडीपी निकालते हैं। ठीक है, और पिछले कुछ 1 से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली, इंडिया वॉज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट नाउ इट हैज़ कम टू द सेकेंड पोजीशन
लैगिंग चाइना, ठीक है, लैगिंग चाइना। तो आप अगर ये डेटा कभी दोबारा चेंज हुआ है तो उसको फिर दोबारा चेंज कर लेना, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जाए, ठीक है, कि भैया किसकी जीडीपी सबसे ज़्यादा है, तो उस टाइम पे अमेरिका की जीडीपी सबसे सबसे ज़्यादा, आई थिंक इट हैज़ बिकम $20 ट्रिलियन। चेक कर लेना भाई, बिकॉज बहुत डेटा में बहुत चेंज आते रहते हैं। चाइना की अगर आप देखें तो वो लोग क्लेम करते हैं 14 से 15 ट्रिलियन की। इसके बाद जापान है तीसरे नंबर पे, 7th नंबर पे इंडिया है $2.2 ट्रिलियन। आप इंडिया और चाइना को कंपेयर कर लो, यहाँ 14 to 15 ट्रिलियन, यहाँ पर $2.2 ट्रिलियन। आई थिंक बढ़ के $2.5 ट्रिलियन भी हो गई होगी, ठीक है। सो आई थिंक यू कैन मैच द लेवल ऑफ इंडिया एंड चाइना, कि भी चाइना कितना डेवलप हो गया। 1949 में आज़ादी मिली, हमें 1947 मिले, 2 साल का एडवांटेज था, बट फिर भी क्या किया जाए, ठीक है। अब देखो जो जीडीपी है ना, उसको अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जीडीपी को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, आपने पढ़ा होगा जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये सब आपने पढ़ा होगा, है ना, नो डाउट आपने पढ़ा होगा। तो अब नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू, भाई जीडीपी एट करंट प्राइस क्या होती है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है। जीडीपी एट करंट प्राइस होता है, जीडीपी एट करंट प्राइस को हम नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं। क्यों नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, बिकॉज करंट प्राइस में क्या रहता है ना, हम इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेके चलते हैं, हम इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेके चलते हैं। आप ध्यान समझने की कोशिश करना, ध्यान समझने की कोशिश करना, कि भाई मैंने बोला कि पिछले साल जीडीपी ग्रोथ 4% थी, ठीक है। इस साल वो बढ़ के 5% हो गई है, ठीक है, इस साल बढ़ के वो 5% हो गई, ठीक है। अब अब ध्यान समझने की कोशिश करना, एक सेकेंड रुकना पहले। आई थिंक पहले मुझे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस ही समझाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको करंट प्राइस समझ में आएगा। छोड़ो इस जगह पर, छोड़ो, नए पे आते हैं भाई। लेकिन ये द्वारा करंट प्राइस वाले को नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट प्राइस वाले को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कैसे होता है, देखो। जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे कुछ प्रोडक्शन करना है, ठीक है, मुझे कुछ प्रोडक्शन करना है। मान लो मुझे एक पेन बनाना है, अब मैंने कुछ इसमें प्लास्टिक यूज़ किया, कुछ इंक यूज़ की, और कुछ अपना प्रॉफिट जोड़ा। उसके बाद प्राइस आया, मान लो ये एक 5 रुपये का है, ये 5 रुपये का है, ये 10 रुपये का है, तो टोटल आ गया 20 रुपये प्राइस। कितना प्राइस आ गया, 20 रुपये प्राइस आ गया, ठीक है। तो ठीक है, 20 रुपये का समय प्राइस आ गया। अब इसके बाद आप देखो इसमें कुछ भी टैक्सेस या फिर आप कह सकते हो इन्फ्लेशन कुछ भी इंक्लूड नहीं है, सीधे मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो इसको कहा जाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी को मैंने फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट किया। आप फैक्टर का समझते हो, फैक्टर मतलब वो सारी चीज़ें जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करती है, वो सारी चीज़ें जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करती है, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पेन बनाना है, तो कैन यू मेक पेन विदाउट कैपिटल, नहीं। कैन यू मेक पेन विदाउट लैंड, बिकॉज यू हैव टू स्टैब्लिश द फैक्ट्री, तो देयर इज नो लैंड, देयर इज नो फैक्ट्री, देयर इज नो पेन, ठीक है। कैन यू मेक पैन विदाउट लेबर, नहीं, लेबर ही तो हमारे लिए काम करते हैं। कैन यू मेक पैन विदाउट एंटरप्रेन्योरशिप, नहीं। अगर आपका मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ तो ये सब काम कैसे होगा, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए भी कोई चाहिए ना। तो अल्टीमेटली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन कि भाई क्या प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा कि हमने यहाँ पर एट द फैक्टर कॉस्ट, समझ रहे हो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, कि हमने सिर्फ और सिर्फ फैक्टर का यूज़ किया था। आप देखो जैसे मैंने पेन को प्रोड्यूस करने के लिए इतना कैपिटल डाला था, इतना मैंने लेबर चार्ज डाला था, इतना मैंने ये सब डाला था, दैट मीन्स जो भी बाहर से मैं लेके आया, कैपिटल लेके आया, इसके बाद लेबर लेके आया और लैंड लेके आया, वो सब मैंने चार्ज मिला के 20 रुपये निकाला। मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक फैक्टर्स को इंक्लूड किया है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पेन को मार्केट में बेचना जाऊँगा, ठीक है, जैसे ही मैं इस पेन को मार्केट में बेचने जाऊँगा, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएगी, ठीक है, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएगी। ये आप अच्छा ये वाला पेन अच्छा, इसमें ये यूज़ हो, ये यूज़ हो, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट मान लो 2 से 3 रुपये टैक्स लगा देती है, ठीक है। तो अब जब गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा देती है, तो मैं बोलूँगा इट हैज़ बिकम जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इट हैज़ बिकम जीडीपी एट मार्केट प्राइस। समझ में आया। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। जीडीपी आपको अगर कोई आपको बोल रहा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो मतलब अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपने जो प्रोडक्शन के मतलब जो अ, आप कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको बस यूज़ किया है, ठीक है। फिर से आप एग्जाम्पल लो पेन का, पेन को यूज़ करने में मैंने कितना का मटेरियल यूज़ किया, 5 रुपये का, ठीक है। मैंने लैंड का रेंट दिया 10 रुपये, ठीक है। मैंने लेबर यूज़ की, लेबर को मैंने दिया 5 रुपये, ठीक है। और कुछ पैसा यूज़ किया मैंने, कैपिटल वैपिटल जो भी कहीं से उधार उधार लेके आया था, वो 5 रुपये का, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना हो गया है वो, 5, 10, 15 और ये 25 हो गया। तो ये जो पैन का प्रोडक्शन हुआ है, इट हैज़ एट द फैक्टर प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब एट द फैक्टर कॉस्ट। समझ में आया।
फैक्टर कॉस्ट मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब ने अपना कितना चार्ज किया। लेकिन जैसे ही मैं इसको बाहर मार्केट में बेचने जाऊंगा, जैसे ही मैं इसे बाहर मार्केट में बेचने जाऊंगा, तो उसके बाद गवर्नमेंट बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएगी, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएगी। तो उसको मैं बोलूंगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। समझ में आ गया कि भाई जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। ये जो ये वाला पार्ट है ये मैं कल बताऊंगा, ठीक है, आज नहीं बताऊंगा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस अभी समझ लो, ठीक है। अब देखो इसमें 2 से 3 चीज़ें आती हैं जो कि आपको समझनी है। वो क्या चीज़ें आती हैं, देखो सबसे पहली बात तो भाई कि हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस अलग अलग क्यों कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग क्यों कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर सिंपल सी बात है, हमारे सामने अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस भी सेम पेन को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमने उसका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट देखा, उसका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो भाई 20 रुपये आ रहा है, और हमारा कितना आ रहा था, 25 रुपये आ रहा था। हमने जापान को देखा, भाई तो भाई 19 रुपये में कर दे रहे हैं। यूके वालों को देखा, ये लोग तो 18 रुपये में कर दे रहे हैं। जर्मनी का वो तो 15 रुपये में कर दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारा जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पेन का आ रहा है वो 25 रुपये है, ठीक है, हमारा मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा है। और अगर हमें हमारे प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है, अगर हमें अपने प्रोडक्ट को इससे कंपेयर करवाना है, सिंपल सी बात है, हमें इसका प्राइस कम करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर मान लो लैंड थोड़ा महंगा है, मान लो लेबर भी थोड़ी सी महंगी है, और प्रोडक्शन की चीज़ें भी महंगी है, तो अल्टीमेटली हम मतलब जो प्रोड्यूसर है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो इस चीज़ को कम नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेप इन कर सकती है और बोल सकती है कि भैया मैं आपको यहाँ पर 6 रुपये की सब्सिडी देती हूँ, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट आपको 6 रुपये की सब्सिडी देती हूँ, और ये 19 रुपये आपका पैन का प्राइस है। सब्सिडी देना मतलब सिंपल समझते हो ना, सब्सिडी मतलब यहाँ पर मैं आपके ये जो 6 रुपये का जो कॉस्ट था वो गवर्नमेंट इज गोइंग टू बेयर इट, ठीक है, गवर्नमेंट ही बेयर करेगी। मतलब जैसे मान लो आपका लैंड का कितना कॉस्ट आता है, 5 रुपये ना, मैं इसको 2 रुपये लूंगा। फिर इसके बाद कितना कैपिटल का कितना कॉस्ट आ रहा था आपका, 4 रुपये, तो मैं इसको 2 रुपये लूंगा। मतलब सर कम करती जाएगी, अल्टीमेटली से 19 रुपये पे पहुंचा देगी, से 19 रुपये पहुंचा देगी। अब देखो अब ये कॉम्पिटेटिव होगा मार्केट में। अब समझ में आया कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्यों कैलकुलेट किया जाता है, कि भैया हम अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटेटिव बनाए। अगर मान लो यही पेन इंडिया मान लो फिर अपने दम पे से मान लो शुरू में सब्सिडी में 19 रुपये कैलकुलेट करी थी, लेकिन बीच में लोगों ने अच्छी पैसे कमाई कर ली, कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी लगा दी, और एकदम से इसका प्राइस इंडिया के प्रोड्यूसर ने 11 रुपये कर दिया, 11 रुपये कर दिया। और आप देखो सबसे अब सस्ता हो गया हमारे इंडिया पे ये कॉस्ट, ठीक है। अब गवर्नमेंट को लगा कि भैया हमको अब सब्सिडी की देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब्सिडी से छीन लो, तो दोबारा ये 6 रुपये जुड़ जाएंगे, और ये आपका कितना हो जाएगा, 17 रुपये। बट स्टिल देखो आर प्रोडक्ट इज क्वाइट कॉम्पिटेटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। समझ में आया कि सब्सिडी क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है। याद है ना, अगर जीडीपी या सब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करोगे, आप सब्सिडी कैसे दोगे। इसलिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, और बाकी से हम इसी बेसिस पे कंपेयर करते हैं, बाकी से हम इसी बेसिस पे कंपेयर करते हैं भैया किसकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है। हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे बाकी लोगों से कंप्लीट मतलब कंपेयर नहीं कर सकते अपनी जीडीपी। क्यों, देखो क्योंकि मैंने बताया मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे रहते हैं। समझ में आ रहा है। अगर मान लो कि भाई जैसे इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, 18% लगते हैं। अब आप समझ लो यूएस में यही टैक्स 2% लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली भाई यूएस में ये प्राइस तो कम ही दिखाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ में आया। और जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट है अपना 17 रुपये वाला, इसको हम जैसे ही मार्केट में उतारेंगे, इसके ऊपर 1 से 2 रुपये टैक्स लग जाएगा। इसको हम बोलेंगे जीडीपी ऑफ दिस पेन एट मार्केट प्राइस, जीडीपी ऑफ दिस पेन एट मार्केट प्राइस। वैसे यूएस का भी आएगा यहाँ पर, तो 1-2 रुपये टैक्स लग जाएगा, ठीक है। हो सकता है जर्मनी वाले सिर्फ 0.5 टैक्स लेते हैं, तो उनका 15.5 प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप सोचो क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सबकी जगह टैक्स अलग अलग है ना, लेकिन लगभग फैक्टर्स और सबके एक ही काम कर रहे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, सब एक ही तरह काम कर रहे थे। इसलिए हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सबके इंडायरेक्ट टैक्स वेरी करते हैं यार। यूएस में इंडायरेक्ट टैक्स अलग है, हमारे इंडायरेक्ट टैक्स अलग है, सबके इंडायरेक्ट टैक्स अलग है। अब यूएस वाले अपने आपको अलग सब्सिडी देते हैं, हमारे अलग सब्सिडी दी जाती है, तो हम वो कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को कंपेयर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, और आपको समझ में आ गया कि सब्सिडी सिर्फ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे ही क्यों दी जा सकती है, ठीक है। तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को रट्टा मार लेना, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत रट के चलना, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, मतलब जो आपने फैक्टर कॉस्ट पे ये कैलकुलेट किया, फॉर एग्जाम्पल अपना पेन, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर पेन। अब इसमें इंडायरेक्ट टैक्स लगा देना जो भी गवर्नमेंट लगाना चाहे, और जो भी सब्सिडीज दी उसको माइनस कर देना, ठीक है, सब्सिडी जो दी माइनस कर देना। तो यू विल रीच एट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखो ये समझा भी सकता हूँ, लेकिन अदर इट विल टेक 1 to 2 आवर, बट मैं उतना ही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जितना यूपीएससी में पूछेगा। तो कहीं कहीं कुछ चीज़ें रटनी नहीं पड़ सकती है, लेकिन याद रखना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में, ठीक है। अभी तक मैंने आपको कुछ भी रटने को नहीं बोला, पहली बार 1-2 फॉर्मूले रटने को बोल रहा हूँ, वो रट लो, बिकॉज आई वॉन्ट कि भाई इतना टाइम आपका वेस्ट ना हो। भाई प्रीशियस टाइम है, तो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, और यहाँ से मुझे पता है कि अगर आप इस चीज़ को रट लोगे ना तो आपको मार्क्स आ जाने हैं।
और मार्क्स लाना कोई आसान बात, मतलब बहुत ही आसान काम है, बहुत आसानी से जाएंगे। जैसे बोला कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, आपको समझा फैक्टर कॉस्ट, उसमें इंडायरेक्ट टैक्स जोड़ दो। मैंने बोला क्यों इंडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस में लाना है, तो आपको ये तो समझ में आ गया, और बस सब्सिडीज माइनस कर दो। इन शॉर्ट आपको फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस बन गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज जीडीपी क्लियर हो गया है। ठीक है, जीडीपी पूरी तरीके से क्लियर हो गया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्लियर हो गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये स्लाइड मैंने एक्चुअली पहले डाली थी, इसलिए मुझे एक्चुअली से बाद में डाली थी, इसलिए मैंने पहले इसको एक्सप्लेन किया, बट मुझे समझ में आया कि नहीं यार इसके बिना तो आपको समझ ही नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली पहले मैंने जीडीपी एट फैक्टर को समझाया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस समझाया। नाउ आई एम इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो आज के लिए इतने ही देते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइए, आई विल ट्राई टू मतलब फिनिश इट योर प्रॉब्लम। ठीक है, आई विल डील योर प्रॉब्लम। Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is lecture number 2 of our national income chapter. And in this lecture, we are going to begin with our discussion on GDP at current price and GDP at constant price. पिछले लेक्चर में हमने GDP को अच्छे से समझा. It took me around 25 minutes to explain this, and I have also explained market price and factor cost. ठीक है, और सब्सिडी कैसे दी जाती है, और ये फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा आपको रटने के लिए बोल दिया था, जो कि आई थिंक आपने अभी तक रट लिया होगा। वैसे भी रटने के लिए कुछ था नहीं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, जो मैंने बताया। फिर मार्केट में तो डायरेक्ट टैक्सेस लगे, तो डायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दिया, सब्सिडीज डिडक्ट कर दी। ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो गया। अब जाते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब जैसे मान लो कि ये ईयर है 2019। ठीक है, इस साल मैंने कुछ चीज़ें का प्रोडक्शन किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पेन बनाया, ठीक है, जिसका प्राइस 10 रुपये था, 5 रुपये था कुछ चीज़ों का। ठीक है, पेन का, यहाँ रिफिल का, या फिर आप कह सकते हैं रॉड का। ठीक है, ये प्राइस हो गया और टोटल हो गया ₹15। ठीक है, ₹15। ये 2019 की बात थी। अब मैं 2020 में आता हूँ। ये 2020 में आता हूँ मैं, और 2020 में यहाँ पर मैंने फिर से भाई 10 रुपये की रॉड बनाई और पेन बनाया भाई 5 रुपये का। लेकिन इस बार जो प्राइस दिख रहा है वो मुझे प्राइस 18 रुपये दिखाई दे रहा है 2020 में इन सब चीज़ों का। तो कैन एनीवन टेल मी कि भाई ये प्राइस एकदम से 15 से 18 कैसे हो गया? मैंने सेम चीज़ें सेम प्राइस पे बनाई, फिर भी बढ़ क्यों गया? रीज़न इज़ वेरी सिंपल भाई, मैंने बताया था क्या, इन्फ्लेशन। क्या हो गया? इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं क्या यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा है? क्या प्रोडक्शन बढ़ा है? मैंने एक ही रॉड प्रोड्यूस की 10 रुपये की, एक ही पेन प्रोड्यूस किया 5 रुपये का, एक ही पेन इस 2020 में भी 10 रुपये की, मतलब एक ही रॉड 10 रुपये की प्रोड्यूस की, एक ही पेन यहाँ पर 5 रुपये का प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्शन बढ़ा? बट फिर भी प्राइस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? प्राइस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया ना? हाँ, तो यहाँ पर जो प्राइस बढ़ा इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा। प्राइस जो बढ़ा इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा। तो अब आप क्या बोलना चाहते हो? अब आप बोलना चाहते हो क्या मेरी जीडीपी बढ़ गई? मतलब पिछले साल मैंने चीज़ों को 15 रुपये में बेचा था, अब चीज़ों को मैंने 18 रुपये में बेचा है, तो क्या मेरी जीडीपी 3% से बढ़ गई है या 0.3% से बढ़ गई है? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं है। मैंने जीडीपी का मतलब क्या बताया था कि भाई जीडीपी का मतलब होता है प्रोडक्शन का बढ़ना, जीडीपी का मतलब प्रोडक्शन बढ़ना, लेकिन मैं प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। मतलब ये कि भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपका प्रोडक्शन एक्चुअल में नहीं बढ़ा। ठीक है, आपका प्रोडक्शन एक्चुअल में नहीं बढ़ा, सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से, सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से आपका प्राइस बढ़ गया, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपकी जीडीपी बढ़ गई। इन शॉर्ट आपका प्रोडक्शन तो भैया बढ़ा ही नहीं है, प्रोडक्शन तो उतना का उतना ही रह गया है, प्रोडक्शन उतना का उतना ही रह गया है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है जीडीपी एट करंट प्राइस या नॉमिनल जीडीपी। अब समझा इसे नॉमिनल जीडीपी क्यों बोलते हैं, दिस इज द रीजन। अब हम आते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब हम आते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब हमारा 2021 का साल आ गया। ठीक है, 2021 का साल आ गया। अब ये रॉड जो थी, ये यहाँ पर मैंने 2 रॉड प्रोड्यूस की, अब यहाँ पर मैंने 3 पेन प्रोड्यूस किए। तो क्या एज कंपेयर टू 29 मेरी जीडीपी 2021 में बढ़ी है? अब यहाँ पर भी मान लो प्राइस हो गया ₹18। ठीक है, 2020 में भी प्राइस 18 था, लेकिन इस टाइम पे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, लेकिन इन्फ्लेशन के मत्थे मेरी जो प्राइस था वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और हमारे मोदी साहब देश में ढिंढोरा पीट रहे थे, भैया हमारी जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं था, वो इन्फ्लेशन की वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन 2021 में अब मोदी जी को सामने समझ में थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ गई थी। उसके बाद उनको समझ में अच्छा, इस बार 2 रॉड और 3 पेन प्रोड्यूस हुए, मतलब एज कम्पेयर टू 2019 हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा है। अब इस बार आप कह सकते हैं हमारा जीडीपी बढ़ी है, बिकॉज हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। समझ में आया जीडीपी एट करेंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस में डिफरेंस क्या होता है? आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ कि भाई जब हम इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डाल देते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने में, तो उसको हम बोलते हैं करंट प्राइस पे। ठीक है, जैसे ही हम इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जीडीपी को कैलकुलेट करने में निकाल देते हैं, उसको हम कहते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर, नो नीड टू एक्सप्लेन इट मोर। ओके, डन ना? ओके, थैंक यू। अब हम आते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे। भाई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? देखो,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अच्छा जीएनपी और जीडीपी, कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों वर्ड में? हाँ, डी और एन में डिफरेंस है बस, बाकी और सब सेम है। हाँ वेरी गुड। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, मैंने जीडीपी का क्या मतलब बताया था। मतलब हमारे सामने एक टेरिटरी है, ठीक है, और यहाँ पर इंडियन कंपनी भी है, यहाँ पर फॉरेन की कंपनी भी है, ये लोग बाउंड्री के अंदर हर साल प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक साल का अपन निकाल रहे हैं, तो इसको जीडीपी कह दिया मैंने। ठीक है, मैंने कह दिया जीडीपी है। लेकिन अब मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में, मतलब अब पूरा जो वर्ल्ड है, मेरा पूरा जो ग्लोब है, जिसमें अमेरिका भी है, साउथ अमेरिका भी है, यूरोप भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, तो अब पूरे वर्ल्ड में जो इंडियन नेशनल्स हैं, मतलब जो इंडियंस हैं, अब सिंपल सी बात है, इंडियन सिर्फ इंडिया में तो रहते नहीं हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, यूएस में भी रहते, मतलब यूएस में भी रहते हैं, यूके में भी रहते हैं, जगह जगह रहते हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ भाई, इंडियन नेशनल्स पूरे वर्ल्ड में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये बात मेरे को बस बता दो आप। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जीएनपी। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि नेशनलिस्ट कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी तक मैंने क्या कहा था, जीडीपी में क्या कहा था कि भैया आपकी बाउंड्री के अंदर, मतलब इंडिया की बाउंड्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज जीडीपी। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में जो इंडियंस हैं, इंडियंस मतलब जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन सिटीजनशिप है, वो लोग कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, ये बता दो मेरे को। उसको कहा जाता है जीएनपी। दोनों डिफरेंस समझ में आ गया? समझ में आया? जीडीपी मतलब टेरिटरी के अंदर कितना हो रहा है, जीएनपी मतलब कि भाई आप, जीएनपी का मतलब होता है कि पूरे इंडियन नेशनल कितना प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वहां पर अगर आप देखोगे, अगर आप जीडीपी में देखो तो फोकस था कि वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड, जीडीपी में फोकस था वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड, जीएनपी में फोकस है हु इज प्रोड्यूसिंग, हु इज प्रोड्यूसिंग। ठीक है, हु इज प्रोड्यूसिंग। समझ में आया? तो अब इसको कैलकुलेट करने का, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और ये बता दो कि भाई जो एम्बेसीज होती है, जैसे पाकिस्तानी एम्बेसी हमारे यहाँ पर है, यूएस की एम्बेसी है, यूके की एम्बेसी है, तो क्या उसमें अगर मान लो कोई लोगों ने कल फैक्ट्री डाल दी, कल उन्होंने मान लो फैक्ट्री डाल दी, तो उसका प्रोडक्शन हम जीडीपी में डालेंगे कि जीएनपी में डालेंगे? बता दो भाई जल्दी से कमेंट में। ठीक है, तो किसने किसने लिखा है कि भैया जो एम्बेसी का जो प्रोडक्शन है, जैसे मान लो कि हमारे पास दिल्ली में है ना कि पाकिस्तान की एम्बेसी है, इंडिया की मतलब जो यूके की एम्बेसी है, यूएस की एम्बेसी है, इसका प्रोडक्शन कहाँ जाएगा? इंडिया की बाकी वो रिस्पेक्टिव कंट्री कि यूएस को जाएगा, यूके को जाएगा, पाक को जाएगा, कहाँ जाएगा? तो भैया जिन्होंने बोला है कि इंडिया को जाएगा, वो लोग बिल्कुल ही 100% गलत हैं। असली आंसर होगा पाक। बिकॉज आपको बता दूं, आपके यहाँ पर जो भी एम्बेसीज होती हैं, ठीक है, एम्बेसीज होती है, दे आर ट्रीटेड एज फॉरेन टेरिटरीज, उनको हम फॉरेन टेरिटरीज ट्रीट करते हैं। अगर आप वहाँ पर देखोगे, उनके यहाँ पर उनकी खुद की पर्सनल गार्ड होती है जो एम्बेसीज को सर्व करती है, उनको खुद को सेव करती है उन, और जो भी पाकिस्तानी लॉज रहते हैं वो सब वहाँ पर उनकी एम्बेसीज में चलते हैं, मतलब फॉर यूके एम्बेसी में यूके के लॉज चलेंगे। तो इन शॉर्ट इसको मत भूला, जो एम्बेसीज है उनको हम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते हैं, जीडीपी में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो फॉरेन टेरिटरी है हमारे घर के अंदर। समझ में आया? बल्कि ये जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान अपनी जीएनपी में कैलकुलेट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी एम्बेसी भी कहाँ पर है, यूएस में है, यूके में है। ठीक है, जब हम अपनी जीएनपी कैलकुलेट करेंगे और मान लो यूएस और यूके वालों में, मतलब हमारी फैक्ट्री में यहाँ पर है तो कोई हमने टाटा की फैक्ट्री डाल दी है, तो इसका जो प्रोडक्शन होगा वो हम अपने घर पे इंक्लूड करेंगे। दो अगर आप देखो एम्बेसी तो यूएस के अंदर आ रही है, बट फिर भी ये नेशनल के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, इसलिए हमारे जीएनपी में कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो एम्बेसी का ध्यान रखना। आई थिंक क्लियर हो गया एम्बेसी का, कि एम्बेसी इज़ अ फॉरेन टेरिटरी। ठीक है, तो इसलिए हम इसे जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अब देखो किस तरीके से हम जीएनपी को कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम जीएनपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है भाई, हमें बस ये देखना है कि ये देखो यहाँ पर आपको समझ में आएगा जीएनपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपने जीडीपी कैलकुलेट कर ली है, ठीक है, आपने जीडीपी कैलकुलेट कर ली है। अब जीडीपी में आपको क्या करना है, जो भी आउटफ्लोज है, मतलब जो भी बाहर की तरफ इनकम जा रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जो टेस्ला यहाँ पर कमा रही है, उसका जो भी प्रोडक्शन का पैसा है, दो दो टैक्स हमारे यहाँ का, टैक्स की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी प्रॉफिट है वो तो दोबारा यूएस जाएगा। ठीक है, अब मान लो ऐसे ही यूके में टाटा साहब की कंपनी है, अब टाटा साहब जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सब पैसा इंडिया में लेके आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो आउटफ्लोज हो रहे हैं टेस्ला की तरफ से उनको हटा देना है, और जो टाटा की तरफ से इनफ्लोज हो रहा है उनको जोड़ देना है। इन शॉर्ट यू विल रीच एट जीएनपी। मतलब आपको जीडीपी में सिर्फ दो चेंजेस करने हैं, जो भी इनफ्लोज आ रहे हैं, मतलब जो भी इंडियन कंपनीज बाहर प्रोड्यूस कर रही है उनको हम अपनी जीडीपी में जोड़ देंगे, और जो भी फॉरेन कंपनीज इंडिया में बैठ के प्रोड्यूस कर रही है उनको लात मार के निकाल देंगे। ठीक है, इन शॉर्ट वी विल कम एट जीएनपी। ठीक है, जीएनपी। समझ में आया? आई थिंक आपको जीडीपी कैलकुलेट करना आ गया है, जीएनपी कैलकुलेट करना आ गया है, और ये सब चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है, अब एक और चीज़ आती है कि भाई ये
अब मैं आपको नेशनल इनकम का डेफिनेशन बताता हूँ। आपको एक चीज़ और बता दूँ, नेशनल इनकम आपको, जो नेशनल इनकम का मतलब है आपको रटना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर कोई हेल्प नहीं होने वाली है, इसको रटना पड़ेगा। नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम, ठीक है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। समझ में आया? इसको रट लो भाई, इस पर मैं हेल्प नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? Though I can explain you, but it will take around 30 to 40 minutes. If you want, so I will make a separate video, no issue. बट सबसे अच्छा बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करो, क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसको रट लो, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब होता है नेशनल इनकम। मतलब हमें अगर अपने देश की इनकम निकालने को पूछे, भाई हमारे देश की नेशनल इनकम कैसे निकलेगी, तो बोल देना एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अभी एनएनपी क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट समझ में आ गया कि भाई फैक्टर्स प्रोडक्शन, ठीक है? सेम आपको पता ही है चार चीज़ें, ठीक है? अभी कुछ चेंजेस भी हो जीडीपी सीरीज में, वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है? तो एनएनपी क्या होता है? एनएनपी यू कैन टेक आउट फ्रॉम जीएनपी, ठीक है? देखो, आपको बता दूं नेट कैसे आता है। आपको ये तो पता है ना कि जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है? और यहाँ एनएनपी का मतलब क्या है? एनएनपी का मतलब है नेट 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 नेशनल प्रोडक्ट। मतलब नेशनल प्रोडक्ट सेम है, बस हमें एक ग्रॉस को एन पे कन्वर्ट कर देना है, मतलब ग्रॉस से हमें नेट पे लेके आना है। अगर आपको ग्रॉस से नेट पे आना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है। अगर आप जीएनपी से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जीडीपी कैलकुलेट कर ली, मैंने बताया जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया आपने, जो फाइनल वैल्यूज ब्ला ब्ला दुनिया भर की चीज़ें। अब जीडीपी से आप जीएनपी में आए, जीएनपी में कैसे आए? आपने इसमें क्या किया, इनफ्लोज ऐड कर दिए और आउटफ्लोज माइनस कर दिए। अब मैं बोल रहा हूँ अगर आप एनएनपी निकाल दो, अगर आप एनएनपी निकाल दो एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब फैक्टर कॉस्ट भी हमारे सब कुछ चल रहा है, तो आप फैक्टर कॉस्ट को भी भूल भी जाओ, मतलब एनएनपी बस आप निकाल दो, मतलब यही आपकी नेशनल इनकम होने वाली है। तो मतलब आपको ग्रॉस से नेट पे आना है, ग्रॉस से आपको नेट पे आना है। तो मैंने ये बोला है कि भैया अगर आप जीएनपी, मतलब अगर आप जीएनपी से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो आप ऑटोमेटिकली नेट पे आ जाओगे, मतलब ग्रॉस से नेट पे आ जाओगे, ठीक है? आपको ग्रॉस और नेट में डिफरेंस पता है? तो ग्रॉस मतलब वो होता है जो आपको क्रूड फॉर्म में इनकम मिलती है, क्रूड फॉर्म में इनकम मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी मान लीजिए 60,000 रुपये है, ठीक है? आपकी सैलरी मान लीजिए 60,000 रुपये, लेकिन क्या पूरे आप 60,000 रुपये यूज़ करने वाले हो, पूरे 60,000 खर्चा करने वाले हो अपनी चीज़ों पर? नहीं, आप पूरे 60,000 खर्च नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज मान लो यहाँ पर आपका 12% के हिसाब से कुछ ईपीएफ कटेगा, फिर आपने कुछ पॉलिसीज ली होगी उसका 2-3% कटेगा, फिर आपका कुछ टैक्स होगा वो कटेगा, अल्टीमेटली ऐसा जोड़ करके आपके पास 45,000 की इनकम बन के निकल के आएगी, तो आप इसको यूज़ करोगे। तो ये थी ग्रॉस इनकम, ये है नेट इनकम। मतलब सब कुछ बिल्कुल समझ रहे हो ना कि बिल्कुल एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर मैं बाकी चीज़ों को निकाल दूँ तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो यहीं पर भी हम यही करने वाले हैं। अगर हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन होता है क्या भैया? डेप्रिसिएशन मतलब देखो, अगर कोई भी आप टूल्स लेते हो, आप कोई भी मशीन लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लैपटॉप लिया, ठीक है, मैं लगातार इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं है कि ये इससे सेम इफिशियंसी से काम करेगा। जब शुरू में आया होगा तो थोड़ा तेज काम करता होगा, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी टाइम के साथ इसकी जो स्पीड है कम होती जा रही होगी, ठीक है? साथ ही साथ अगर आप देखो तो जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मशीन्स रहती है फैक्ट्रीज में, ठीक है? शुरू शुरू में बहुत तेज तेज काम करती है, धीरे धीरे उनको सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है या खराब होने लगती है, तो अल्टीमेटली जो वियर एंड टीयर हो रहा है मशीन में, जो वियर एंड टीयर हो रहा है, मतलब जो खराब हो रही है, तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है? उसे क्या बोलते हैं हम? डेप्रिसिएशन। मतलब वियर एंड टीयर इज नोन एज डेप्रिसिएशन, जो मशीन में खराबी आ रही है। तो अगर आपको ग्रॉस से, जैसे जीएनपी तो आपने निकाल ली कि भाई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मेरा इतना आ गया जीडीपी के दम पे, ठीक है? लेकिन आप ये बताओ, उस मशीन को भी कुछ लॉस पहुंचा ना। अब इतना सारा प्रोडक्शन हुआ हर जगह, फॉर एग्जांपल टाटा ने अपनी ये कार प्रोड्यूस की, लेकिन उसको जो मशीन यूज़ की उसका लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो हमें अगर नेट पे आना है, बिल्कुल नेट पे आना है, बिकॉज देखो जैसे गवर्नमेंट है हमारी, जो इनकम कैलकुलेट करती है, जैसे टैक्स के बाद कैलकुलेट करती है कि भाई हाँ इतना इनकम है तो ये है, तो हमें भी गवर्नमेंट का कुछ डिडक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते हैं। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देते हैं, मतलब जो भी वियर एंड टियर है उसको हटा देते हैं, और उसके बाद जो बचता है, उसको हम बोलते हैं एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है? तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर, डेप्रिसिएशन समझ में आया। और डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट किया था? बिकॉज वियर एंड टीयर होगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आज से मान लो 1947 में इंडिया ने अपनी जो भी फैक्ट्री थी नई नई स्टैब्लिश की थी, नई नई सब सामान लगे थे, लेकिन आज वो सब सामान पुराने हो गए हैं। तो इन शॉर्ट भाई, अब कल उसको बदलोगे ना, कल उसको बदलोगे या फिर आज ही बदलोगे, तो उसमें कुछ पैसा जाएगा, तो हम उसको अपनी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको हटाना पड़ेगा उन पैसे को। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने रोलकेला फैक्ट्री स्टैब्लिश की 1952 के आसपास, ठीक है? 52 के आसपास, उसमें हमने आयरन स्टील फैक्ट्री थी, ठीक है? अब वो चल रही थी आयरन स्टील फैक्ट्री। अब उसके बाद मान लो आज 2020 आ गया, ठीक है? तो उसमें अब जो चीज़ें खराब हो रही होंगी, तो भैया जो चीज़ें खराब हो रही है वो पैसा दोबारा उसमें लग के वो रिनोवेट होगा ना, तो उस पैसे को हम अपने नेट एनएनपी पे नहीं डालेंगे, मतलब उसे हम नेशनल इनकम में नहीं डालेंगे, ठीक है? उसको हमें दोबारा इंप्रूव करना पड़ेगा, तो उस पैसे को हम पहले ही निकाल दे रहे हैं, ठीक है? ये जो आप समझते हो, जो मशीन खराबी ना उसका पैसा निकल रहा है, जो मशीन खराबी उसका पैसा निकल रहा है,
इसलिए हमने जीएनपी में से मशीन को खराब करने का पैसा निकाल दिया। अब उसके बाद जो भी बचता है वो हमारी एनएनपी है, अब हम उसको अच्छे से खर्च कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट को तो टैक्स नहीं भरना है। गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही जगह प्रॉब्लम आती है कि भैया जो मशीन है उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है वो हमें दोबारा रेनोवेट करवाना पड़ेगा, बस वही पैसा निकाला जाएगा और बाकी जो भी बचेगा वो गवर्नमेंट का खुद का पैसा है, गवर्नमेंट उड़ाए, जो करना है वो करे। ठीक है, भले पार्लियामेंट बनवाए, यहाँ लोग मर रहे हैं भूखमरी से, बट फिर भी पार्लियामेंट बना सकते हैं, नो इशू, नो इशू, पार्लियामेंट बनाओ। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब फाइनली लेट अस कम टू एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, सो आई थिंक लेट मी बी हियर इट सेल्फ। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी टाइम इज ओवर एंड आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, बस अब ज़्यादा चीज़ नहीं बची थी, समझने वाली चीज़ें थी वो खत्म हो गई है। ठीक है, समझने वाली चीज़ें खत्म हो गई। नहीं यार, 6 मिनट बचे हैं, कंप्लीट कंटिन्यू कर लेते हैं, जीडीपी एस्टिमेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, बिकॉज सिर्फ एक ही स्लाइड तो पढ़नी है। देखो बस ये अब हल्का सा बस आखिरी थोड़ा टफ टॉपिक है, और झेल लो बस मुझे 6 से 7 मिनट 8 मिनट, इस पर चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। देखो जीडीपी को अगर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, अगर हमें जीडीपी को कैलकुलेट करना है तो 4 अप्रोचेज आते हैं, मतलब इन शॉर्ट 3 अप्रोचेज आते हैं। ठीक है, मेन 3 अप्रोचेज आते हैं। एक आता है आउटपुट अप्रोच, एक आता है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा आता है इनकम अप्रोच। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप ये बता दो कि इस बार देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, तब क्या करोगे, जितना भी प्रोडक्शन हुआ उन सबको जोड़ दोगे, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसे कहते हैं आउटपुट अप्रोच। मतलब जो जीडीपी हमने देखा दैट इज बेस्ड ऑन आउटपुट अप्रोच। तो आई थिंक आपको जीडीपी एक्सप्लेन हो गई, पर आउटपुट अप्रोच नहीं बताना है। ठीक है, मतलब जो भी प्रोडक्शन हुआ उसको हम जोड़ दे रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं आउटपुट अप्रोच, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है जीडीपी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। भाई एक लाइन से ऊपर नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नहीं आएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि भाई अब ये सब बेचा गया है तो कुछ खरीदा भी गया होगा, मतलब ये सब बेचा गया है तो किसको बेचा गया, हमें बेचा गया है। तो अगर हम ये इन सब की जगह, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जगह अगर हम एक्सपेंडिचर ही कैलकुलेट कर ले, देखो अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सारी चीज़ मार्केट में बन के तैयार हुई तो क्या सारी की सारी बिक गई हैं, नहीं बिकी, नहीं बिकी ना, सिर्फ वही बिकी है जो लोगों ने खरीदा है। तो इन शॉर्ट क्यों ना हम जो लोगों ने एक्सपेंडिचर किया उसी कैलकुलेट कर ले। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछा आपने कितना एक्सपेंडिचर की, मान लो देश में सिर्फ 5 ही लोग रहते हैं। ठीक है, अच्छा आप 2 एग्जाम्पल समझाऊँ, अच्छा समझ में आएगा दोनों में डिफरेंस क्या। देखो ये फैक्ट्रीज है। ठीक है, फैक्ट्रीज में मान लो इस बार 10 पेन प्रोड्यूस हुए, 10 पेन प्रोड्यूस हुए। ठीक है, और मैंने बोला कि भैया आप इन सब की मार्केट वैल्यू जोड़ लो या आपकी जीडीपी बन जाएगी। तो मैंने जीडीपी जोड़ दी और आपकी जीडीपी आ गई मान लो 2% के आसपास की। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका आउटपुट अप्रोच, जीडीपी वाला अप्रोच। अब हम दूसरे एक्सपेंडिचर अप्रोच में आते हैं। मान लो देश में सिर्फ 5 लोग रहते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इन 5 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों ने पेन आपका खरीद के लाया, सिर्फ 3 लोगों ने पेन खरीद के लाया। ठीक है, 3 लोगों ने पेन खरीद के लाया, तो इन शॉर्ट आपकी इकोनॉमी एक्चुअली में होनी कितनी थी भैया, जितना इन्होंने खरीदा उतना ही आपका बिका, मतलब फाइनल मतलब जो भी प्रोडक्शन हुआ इतना इतना ही हुआ। ठीक है, इतना ही हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई 3 लोगों ने बस पेन खरीदा। ठीक है, एक्सपेंडिचर मैं बोल रहा हूँ कि कितना लोगों ने खरीदा उन सबको जोड़ लो, बिकॉज दिस विल गिव यू द एक्चुअल वैल्यू, बिकॉज बाकी चीज़ बिकी नहीं है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट थी, तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन जोड़ देंगे, इन्वेस्टमेंट जोड़ देंगे, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जोड़ देंगे, और जो भी नेट एक्सपोर्ट हुए उनको जोड़ देंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड जो भी लोगों ने खर्चा किया है। ठीक है, जो भी लोगों ने खर्चा किया, जैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो लोग बाहर खरीदेंगे ना यार, है ना, तो एक्सपोर्ट को आप जोड़ दीजिए। कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन समझते हो ना, जो लोग खरीद रहे हैं, आप और मैं चीज़ें खरीद रहे हैं, कंजम्पशन को जोड़ दो। जो इन्वेस्टमेंट हुई उसको जोड़ दो, और जो गवर्नमेंट खर्चा करी उसको जोड़ दो। गवर्नमेंट खर्चा करी मतलब चीज़ें को खरीद रही है, तो इन शॉर्ट इसे कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर मेथड, इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर मेथड। इसके बाद तीसरा आता है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच का मतलब होता है कि भाई जो भी लोगों ने अर्न किया है, फॉर एग्जाम्पल वेजेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी लेबर ने वेज अर्न किया है, कोई कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, किसी ने अपना रूम पैसे मतलब रेंट में देके अपना रेंट अर्न किया है, तो इन सबको जोड़ दो, दिस विल ऑल्सो गिव यू द जीडीपी। ठीक है, दीज आर द 3 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द जीडीपी। ठीक है, आउटपुट अप्रोच जीडीपी वाला, एक्सपेंडिचर मतलब लोगों ने कितना खर्च किया, फॉर एग्जाम्पल कंजम्पशन में, नेट एक्सपोर्ट्स में, एक्सपेंडिचर में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, तो ये हमारे सामने एक्सपेंडिचर मेथड, ये आउटपुट अप्रोच हो गया। इनकम अप्रोच मतलब वेज, जो भी लोगों ने पैसा अर्न किया, फॉर एग्जाम्पल लेबर ने वेज अर्न किया है, किसी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, किसी रेंट वाले रूम ने रेंट अर्न किया, तो उन सबको जोड़ दो। और आपको बता दूँ इन तीनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, इन तीनों की वैल्यू हमेशा 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 सेम आएगी, इन तीनों की वैल्यू क्या कभी वेरी नहीं करेगी, बिकॉज जितना प्रोड्यूस हुआ है उतना ही चला भी गया है। ठीक है, उतना ही चला भी गया है। इन तीनों की वैल्यू वेरी नहीं करती है आइडल सेंस में। ठीक है, आइडल सेंस में। ठीक है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के एक्चुअल डेटा देखोगे जब बिल्कुल क्रूड फॉर्म में कैलकुलेशन होती है, तो उस टाइम पे ये डेटा वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम अप्रोच में दिखा रहा है 10 रुपये, और यहाँ पर आउटपुट अप्रोच में दिखा रहा है 15 रुपये। तो ये कम क्यों दिखाता है, जस्ट बिकॉज कि अभी तक कुछ लोगों की इनकम मिली नहीं, कुछ लोगों ने अपनी इनकम ली नहीं है। ठीक है, मतलब उनको किसी 10 तारीख को मिलती है, 15 तारीख को मिलती है, उस हिसाब से अब जैसे 10-15 तारीख के बाद दोबारा 5 रुपये जुड़ जाएंगे तो 15 रुपये हो जाएगा। तो कुछ टाइम के लिए आपको शॉर्टफॉल देखने को मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो तीनों की वैल्यू है वो सेम आएगी, तीनों की जो वैल्यू है वो सेम आएगी।
ठीक है, उसी को कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। नहीं समझ में आया तो कोई फोकस मत करना, रट्टा मार लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना कि जो आपको मेजर मेरे को पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। यहाँ पर मैं अपना पूरा फोकस कर रहा हूँ भैया, जिसकी इकोनॉमिक्स बिल्कुल ही वीक है उसको भी मैं मतलब बिल्कुल नीचे वाले लेवल में जाकर मैं समझा रहा हूँ कि भाई समझ जाए बंदा बस। ठीक है, अभी तक बड़ी मेहनत की, ठीक है, 3 लेक्चर आई थिंक 2 लेक्चर दे डाले हैं, और आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है चेंजेस इन जीडीपी सीरीज, और इसके बाद कुछ क्या लिमिटेशन है जीडीपी की, इसके बाद ग्रीन जीडीपी क्या होती है, पोटेंशियल जीडीपी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब इन शॉर्ट अगले लेक्चर में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू कवर दिस चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। टिल दैट टाइम थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स। Hello guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is like chapter number 9 of national income, in which today we will try to complete this chapter because now very little topic and very easy topics are left, so I will try to end it। और हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पर, पिछले 2 लेक्चर से चैप्टर नंबर 8 डला हुआ था। ठीक है, बट इट वॉज एक्चुअली चैप्टर नंबर 9। कभी कभी इशूज हो जाते हैं बिकॉज सेम स्लाइड्स को इधर उधर कॉपी करना होता है, तो समटाइम्स वी फॉरगेट टू चेंज द नंबर। ठीक है, तो आप तो समझदार हैं ना, आप समझ गए होंगे, आई नो इट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं जहाँ पर कल हमने छोड़ा था। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भाई नेशनल इनकम क्या होती है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर कैसे किया जाता है, जीडीपी जीएनपी से, फिर हमने जीडीपी समझा। ठीक है, फिर इसके बाद जीडीपी एट करंट प्राइस क्या होता है, जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फिर जीएनपी क्या होता है, फिर जीएनपी से हम कैसे एनएनपी पे आते हैं, जैसे हमें डिप्रिसिएशन हटा देना है बिकॉज गवर्नमेंट कहीं पर तो खर्चा करेगी ना, वो खर्चा कहाँ, वियर एंड टीयर पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूरकेला फैक्ट्री में बैटरीज मतलब मशीन पुरानी होगी तो उसको चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद चेंज करना जो भी पैसा बनेगा गवर्नमेंट का अल्टीमेट पैसा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ इनकम होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो इनकम आती है, ठीक है, फास्ट बोल रहा हूँ बिकॉज रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, हमारी जो इनकम आती है, ठीक है, जो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 50,000 रुपये की इनकम आई, जिसमें कुछ 10-12 हज़ार रुपये टैक्स और सब बाकी की पॉलिसी और इसमें दे देते हैं, इसके बाद 38,000 रुपये बचता है। जो 38,000 रुपये होते हैं, तो 38,000 रुपये वो आपकी नेट इनकम होती है। उसी प्रकार से जो गवर्नमेंट को शुरू शुरू में इनकम मिली थी वो सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस इनकम थी, तो अल्टीमेटली नेट पे पहुंचने के लिए गवर्नमेंट को अपनी जो डेप्रिसिएशन उसको हटाना पड़ेगा, और उसके बाद गवर्नमेंट की नेट इनकम आ जाएगी। और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम बोलते हैं, एनपीएफ फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम बोलते हैं, और हमने नेशनल इनकम को समझ लिया। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि भाई जीडीपी को एस्टिमेट कैसे करते हैं, 3 मेथड बताए थे मैंने, काफ़ी लोगों को समझ में आ गए हैं, इट इज़ वेरी एंड गुड। नहीं समझ में आए तो यू कैन क्लेम इट। ठीक है, बहुत काम आएंगे अगर क्वेश्चन आ जाता है, बाकी क्वेश्चन आने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। ठीक है, सो नाउ लेट अस कम इट द चेंजेस इन जीडीपी सीरीज। तो अभी चेंजेस भी कुछ खास मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, वाई, जस्ट बिकॉज कि भाई ये बहुत पुराने हो गए हैं, 2015 में आए थे, अब 2020 आ गया, अब तो कोरोना भी आ गया, 21 आ गया है, 20 क्या 21 में हम चल रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली कुछ खास फायदा नहीं, बट फिर भी आई एम एक्सप्लेनिंग इट। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ तो भाई कि शुरू शुरू में जो बेस ईयर था ना, वो 2001-2 के आसपास हुआ करता था, अब उसमें हमने बेस ईयर को बढ़ा के 2011-12 कर दिया। अब बेस ईयर को बढ़ाने का मतलब होता है क्या? ठीक है, बेस ईयर को बढ़ाने का मतलब होता है क्या, देखो जब हम अपनी जीडीपी 2001 या 2 को लेके कैलकुलेट करते थे, फॉर एग्जाम्पल भाई हमें जीडीपी, मान लो बेस ईयर चेंज नहीं होता, अगर हमें जीडीपी इन 2014-15 कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और मैंने लिखा बेस ईयर इज 2001 to 2002, ये मैंने रखा। ठीक है, इसको इसको 100 मानना पड़ता है, मैंने सब बताया इन्फ्लेशन में। ठीक है, दोबारा कोई इंडेक्स का कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, अब मैंने मान लो कि 2014 to 15 में ये आंकड़ा दिखा रहा है 250। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, मेरी जीडीपी 25% के आसपास कुछ बढ़ गई है? नहीं 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 नहीं, हाँ बढ़ गई है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप ये सोचो भाई, या फिर ये दिखा सकता है कि भैया मेरी जीडीपी जो है वो आप कह सकते हैं 190 है, या फिर आप कह सकते हैं 90 पे आ गई। अब आप पता है ये डेटा ऐसा क्यों दिखा रहा है? एक्चुअल में सब जानते हैं जीडीपी बढ़ी है, बट ये डेटा क्यों दिखा रहा है? बिकॉज 2001 और 2 में हमारे सामने एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, अप्रोक्सीमेटली 30%, 35%। ठीक है, और सर्विस का कंट्रीब्यूशन इस टाइम पे बढ़ के 52% हो गया। ठीक है, तो आप ये बताओ भाई, जब एग्रीकल्चर का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अब इस टाइम पे 17% है, पहले 30 से 35% था, भाई चेंज करोगे ना, मतलब एज कम्पेयर टू अब जो नई कंडीशन है उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज करो, लेकिन अभी आप पुरानी वाली कंडीशन में चल रहे हो। तो इन शॉर्ट बेस ईयर हमने क्यों चेंज किया? बेसिक को चेंज करने का रीज़न ये था कि भाई जो जो नए चेंजेस आए इकोनॉमी में, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर सर्विस सेक्टर अब 52% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, अब जो एग्रीकल्चर सिर्फ 17% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, और इसके बाद अगर आप देखो तो हमारे यहाँ और भी बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज आई हैं, उनको जोड़ना है। हमारे उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग में फोकस कम था, मैन्युफैक्चरिंग उस टाइम पे वेटेज सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो 12% था, अब हमने बढ़ा के उसे 20-22% कर दिया है। मतलब ऐसी चीज़ों को हमने चेंज किया। ठीक है, बेसिक को चेंज करने का रीज़न ये था कि हम पहले तो वेट चेंज करें, मतलब एग्रीकल्चर को ज़्यादा वेट था, उसको हटा के हम सर्विसेज में डालें,
और उसके बाद इंडस्ट्रीज में डाले, मैन्युफैक्चरिंग में डाले, ये सब चेंज किया जाए, इसलिए हमने बेस ईयर चेंज कर दिया, पहली चीज़ ये, ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। इसके बाद शुरू में हम मतलब 2015 से पहले जो जीडीपी कैलकुलेट करते थे वो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते थे, लेकिन अब हम जीडीपी अपने मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करने लगे। क्यों? इसका रीज़न क्या है? रीज़न इज़ वेरी सिंपल, रीज़न इज़ वेरी सिंपल। देखो, आप ये बताओ कि भाई गवर्नमेंट इज कैलकुलेटिंग जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मान लो 2014-15 से गवर्नमेंट इज कैलकुलेटिंग जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आप ये देखो, गवर्नमेंट अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कर रही है तो जो भी प्रॉफिट जाएगा, ठीक है, जो भी प्रॉफिट जाएगा तो वो सब इंडस्ट्रीज को जाने वाला है, लोगों को नहीं, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ रहा है, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, अगर हम देख रहे हैं कि भैया इन्फ्लेशन की वजह से या इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर यहाँ पर जीडीपी एट मार्केट प्राइस इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पर देखेगी कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गए, तो इन शॉर्ट हमें इसे कम करने हैं जिससे कि लोग चीज़ों को ज़्यादा खरीद सकें, समझ में आया? इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, मतलब हमारा शुरू में 2014 से 15 से पहले आप कह सकते हो कि इंडस्ट्री सेंट्रिक अप्रोच हुआ करता था कि हमें सब्सिडी पे ज़्यादा फोकस करना था, ठीक है भाई। अगर मान लो फैक्टर कॉस्ट कम हो रहा है तो हम सब्सिडी बढ़ा देंगे, कम हुआ तो बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, तो दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। लेकिन अब गवर्नमेंट का फोकस आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस में, मतलब अगर अब गवर्नमेंट को दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर अगर चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है 10 रुपये में, लेकिन अगर यहाँ पर चीज़ें को लोग खरीद रहे हैं 15 रुपये में, तो सिंपल सी बात है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे पे लोग खरीद रहे हैं, तो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करने पड़ेंगे। बिकॉज अगर प्रोड्यूस हो गई 10 रुपये में और 15 रुपये बिक रही, तो इन शॉर्ट आपने 5 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स मारा ना, तो आप इसको कम करो 2-3 रुपये, सिर्फ 12 रुपये में चीज़ों को लो, ठीक है। तो जब कहीं जाके हमारी डिमांड बढ़ेगी और फिर इकोनॉमी बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली इसलिए गवर्नमेंट का फोकस जीडीपी एट मार्केट प्राइस में आ गया। तो आपको दो चीज़ें समझ में आया, बेस ईयर चेंज कर दिया जी, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आ गए। अब आखिरी चीज़ जो बड़ा चेंज हुआ था, बाकी तो बहुत सारे चेंज हुए थे बट ये 3 मेजर चेंजेस थे। तीसरा बड़ा चीज़ था कि भैया पहले जो हम डेटा है ना कि भैया फैक्ट्रीज का कितना प्रोडक्शन हुआ, कहाँ से प्रोडक्शन हुआ, वो सब हम आरबीआई से लेते थे। कहाँ से लेते थे? आरबीआई से लेते थे। लेकिन अब ये जो डेटा है हम एमसीए 21 से लेने लगे। कहाँ से लेने लगे? एमसीए 21 से। एमसीए 21 मतलब क्या होता है कि अर्लियर वी वर टेकिंग डेटा फ्रॉम आरबीआई, नाउ वी आर टेकिंग डेटा फ्रॉम कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये है कि आरबीआई जो है बिल्कुल फिक्स डेटा लेता था, ठीक है, मतलब और बहुत टाइम लेता था उसके डेटाज में, और बहुत अच्छी कैलकुलेशन होती थी, मतलब एकदम से बिल्कुल फिक्स है कि 100% हाँ यही इंडस्ट्रीज है। लेकिन जो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है वो और भी इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करके रखती है, जो अभी रजिस्टर हुई है या टैक्स दे रही हैं या कुछ है, तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो हमें बड़ा आउटलुक मिलता था। और यहाँ पर बहुत ही नैरो अप्रोच था आरबीआई का, बहुत ही नैरो अप्रोच, जो बिल्कुल पिछले साल से चल रही है, टैक्स अच्छा दे रही हैं, वो ऐसा मतलब अच्छी इंडस्ट्री को इंक्लूजन मिलता था। और यहाँ पर हमने सारी इंडस्ट्री का इंक्लूजन रखा है, ठीक है, एमसीए 21 में। तो इन शॉर्ट हमें पूरी इकोनॉमी का डेटा मिल रहा है, ठीक है, एमसीए 21 में जो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री का डेटा है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आती है कि भाई इसमें बहुत सारी शेल कंपनीज भी हैं, इसमें बहुत सारी शेल कंपनीज भी हैं। इसलिए इंडिया पे आरोप लगाया गया था कि भैया आपने जो एमसीए 21 का डेटा लिया है वो फेक डेटा है, बिकॉज बहुत सारी शेल कंपनीज है। बिकॉज खुद जब कैग ने इसकी रिसर्च की तो कैग को भी अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20% ऑफ द कंपनीज शेल मिली। शेल मतलब डब्बा कंपनी, जिनका कोई अस्तित्व है ही नहीं, बस एक कमरा है, उसी कंपनी का नाम दे दिया गया है। समझ में आया? इसलिए एमसी 21 पे आरोप भी उठते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसको धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन उसका फायदा बहुत है, बिकॉज में लगभग सारी कंपनीज कवर हो रही है, इसमें सारी कंपनीज कवर नहीं हो रही है। तो दो देर आर लिमिटेशन बट इट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया भाई? चेंजेस इन जीडीपी सीरीज, ठीक है। अब आते हैं भाई ये जो जीडीपी की लिमिटेशन क्या है, ठीक है। अभी तक बड़ी तारीफ की हमने जीडीपी, तो लिमिटेशन है क्या? नहीं है? जी हाँ, बड़ी जीडी लिमिटेशन है। सबसे पहली बात तो भाई आप केयर इकोनॉमी को इंक्लूड ही नहीं करते हो, जो वुमेन काम करती है उसको इंक्लूड क्यों नहीं करते हो? अगर किसी और से वो अगर कोई वही कोई और काम करेगा तो पैसे दोगे ना उसको, तो उसके आपको क्या रेंट या वेजेस देने पड़ेंगे? वेजेस देने पड़ेंगे ना, तो उन वेजेस को आप जीडीपी में क्यों नहीं जोड़ते हो यार? क्यों नहीं जोड़ते हो? आपको जोड़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं जोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ा फ्लॉ इसका यही है, ठीक है। उसके बाद कि भाई आप इसमें ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन सब्सिडी को इंक्लूड करते हो। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है भाई? अभी ये बता दो मेरे को। ट्रांसफर पेमेंट मतलब वो जो कि गवर्नमेंट लोगों को ऐसे ही पैसे बांट देती है फ्री में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पीएम किसान के अंदर जो 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, दिस इज पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। मतलब इससे कोई भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। और सब्सिडी वो होती है कि जो पैसे फ्री में दिए जाते हैं उससे प्रोडक्शन बढ़ता है। देखो, पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है, पैसे दो लोगों को दिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पीएम किसान के अंदर 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं किसानों को, ठीक है। इससे कोई भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तो इसको हम ट्रांसफर पेमेंट मांगेंगे। और वहीं अगर आप किसी इंडस्ट्री को पैसे देते हो 6,000 रुपये, तो वो उससे प्रोडक्शन बढ़ाएगी, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उसको हम कह सकते हैं कि भैया ये सब्सिडी है। जहाँ पर पैसे फ्री में पैसे देने से प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो सब्सिडी होगी, जहाँ पर फ्री में पैसे देने से वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है वो ट्रांसफर पेमेंट होगी। बस इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। तो आप देखो जीडीपी में ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन सब्सिडी को इंक्लूड किया जाता है। ये भी आज तक समझ में नहीं भाई क्यों। ऊपर से तीसरी बात, हम इम्प्यूटेड वैल्यूज लेते हैं,
हो सकता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर से अच्छा काम कर रहा हो, बट फिर भी हम इम्प्यूटेड मतलब एजम्पशनल वैल्यू लेते हैं। ऐसा क्यों भाई? ये भी डाउटेड है, लिमिटेशन है इसकी। और उसके बाद भाई भले हम कितना भी डबल काउंटिंग अवॉइड कर ले, लेकिन डबल काउंटिंग तो हो ही जाती है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल टाटा साहब ने टायर प्रोड्यूस किया, अब उसे कोई कंपनी कार में लगाएगी या कोई बंदा अपने घर में ले जाकर स्टेपनी में लगा देगा, ठीक है? तो अब इसके बीच में जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो डबल काउंटिंग की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती है। डबल काउंटिंग आई होप यू नो इट, ठीक है? डबल काउंटिंग मतलब ये होता है कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस की, मैं इसको दो बार काउंट ना करूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मान लो मैंने टायर प्रोड्यूस किया, ठीक है? मैंने टायर प्रोड्यूस किया, तो आप बोलोगे भाई ये तो फाइनल वैल्यू है, अब कार में लगेगा। नहीं भाई, ये तो अब टाटा साहब अपनी वो नैनो कार में लगाएंगे, तो अभी तक ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा टायर लेके मतलब घर में ले गया, तो इन शॉर्ट वो कंजम्पशन हो गया उसका। तो डिफरेंस आ जाता है ना, तब कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि टाटा साहब यहाँ डालेंगे, हाँ मैं डालूंगा, तो इन शॉर्ट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, डबल काउंटिंग बढ़ जाती है, ठीक है? तो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी सीरीज, ठीक है? तो आई थिंक नाउ वी आर डन विथ ऑलमोस्ट 90% ऑफ द नेशनल इनकम चैप्टर, ठीक है? बस 10% की कुछ चीज़ें बची हैं दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ, ठीक है? थोड़ा टाइम लगा, बट आई थिंक आपको चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है? आई है कि नहीं है भाई? बता दो, नहीं आई तो दोबारा समझा देंगे, ठीक है? कोई इशू नहीं है। पर याद रखना, नेचुरल का में इतना फोकस मत करना, क्वेश्चंस कम आएंगे। जस्ट अ विकेट, जस्ट अ सेकंड, लेट मी हैव सम वाटर। ओके, सो नाउ स्टार्ट विद ग्रीन जीडीपी। देखो ग्रीन जीडीपी क्या होता है? देखो आप सब जानते हो, जब भी हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो उससे एनवायरमेंट का थोड़ा बहुत लॉस तो होता है। फॉर एग्जांपल आज हमारे सामने इस जंगल में फैक्ट्री नहीं थी, ठीक है? इस जंगल में अच्छी बायोडाइवर्सिटी चल रही थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अच्छे से एनिमल्स थे, फूल थे, पौधे थे, बरगद का पेड़ था, बनियन का ट्री था, सब कुछ था। बट एक फैक्ट्री आई, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, पॉल्यूशन करना चालू कर दिया, काला काला धुआं निकलने लगा, जानवर लोग मर गए, बर्ड्स मर गई, पानी पूरा काला काला हो गया, मछलियाँ भी मर गई, सब खराब हो गया, ठीक है? और आपकी प्रोडक्शन बढ़ के हो गया 4%। तो आपने जीडीपी तो बढ़ा दी, बट क्या आपने ग्रीन जीडीपी बढ़ाई? नहीं। देखो ग्रीन जीडीपी का मतलब ये होता है कि आपने जो भी अपनी जीडीपी बनाई है, जो भी आपने जीडीपी मतलब प्रोडक्शन बढ़ाया है, उसमें आपने कितना इन्वायरमेंट का लॉस किया है, उसको आप डिडक्ट कर दो, उसको आप डिडक्ट कर दो, उसको हम ग्रीन जीडीपी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पर मान लो कुछ 3 से 4 साल से 3% में जीडीपी रुकी हुई थी। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अगर जीडीपी बढ़ानी है तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। हमने एक जंगल को काट दिया जहाँ पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी थी, ठीक है? और हमने यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा भी दिया और ये बढ़ के हो गया 5%। हमने जीडीपी तो बढ़ा दी, लेकिन जो 2% का लॉस हुआ उसका क्या, ठीक है? जब आप इसी 2% के लॉस को, मतलब जो आप इस जंगल के लॉस को कैलकुलेट करोगे, इतना 2% आता है। तो अगर आप इसमें 5 में से 2% माइनस कर दो तो उसको हम ग्रीन जीडीपी बोलेंगे। मतलब जो भी आपने इन्वायरमेंट को लॉस किया ना, वो आप डिलीट कर दो। आप पूरे वर्ल्ड में, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो भी आप जीडीपी प्रोड्यूस कर रहे हो 6% 7% पे, आप जो भी आप एनवायरमेंट को लॉसेस प्रोवाइड कर रहे हो वो सब आप हटा दो, तो ऑटोमेटिकली यू विल रीच अ ग्रीन जीडीपी। चाइना ने कुछ टाइम्स पहले कहा था कि भाई वी विल कैलकुलेट द ग्रीन जीडीपी, बट बाद में उसे पता चला कि पैसा चीज़ें उड़ जाएंगी, बिकॉज जो उनकी जीडीपी वैल्यू थी बहुत कम हो जाएगी उससे। तो उसने फिर वो प्लान ड्रॉप आउट कर दिया, तो उसको कहा जाता है ग्रीन जीडीपी। इसके बाद व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी? ये पोटेंशियल जीडीपी इज दैट जीडीपी, मतलब वो जीडीपी होती है जिस पे आप मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच सकते हो विदाउट कॉजिंग इन्फ्लेशन, ठीक है? विदाउट कॉजिंग इन्फ्लेशन। आज समझने की कोशिश करो, ठीक है? जैसे मान लो मेरे पास ये लैंड है, ठीक है? मैं इतने में प्रोडक्शन करता हूँ, ठीक है? इतने में मैं प्रोडक्शन करता हूँ और यहाँ से मान लो 100 रुपये कमा लेता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर भी काम करना चालू कर दूंगा तो मेरा प्रोडक्शन और बढ़ेगा, यहाँ करूँगा और बढ़ेगा, यहाँ पर करूँगा और बढ़ेगा, यहाँ करूँगा और बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली लेकिन एक लिमिटेशन है, इस पूरे लैंड के बाद मैं अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता हूँ, बस बिकॉज यही मेरे पास अवेलेबल लैंड है, यही मेरे पास अवेलेबल लैंड है, ठीक है? तो ये आपकी पोटेंशियल जीडीपी है, ये आपकी पोटेंशियल जीडीपी है। समझ में आ रहा है कि मतलब वो हाईएस्ट लेवल जिससे आप ऊपर अपनी जीडीपी को नहीं बढ़ा सकते हो, उसी को हम पोटेंशियल जीडीपी बोलते हैं, ठीक है? अब अगर यहाँ पर आप देखोगे, देखो हाईएस्ट लेवल ऑफ जीडीपी दैट कैन बी अचीव्ड। अगर कोई कंट्री भाई इंडिया में अगर आप हर एक प्लेस पे फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दो, उसके ऊपर आप फैक्ट्री स्लैब कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वही आपकी अल्टीमेट एंड जीडीपी होगी, और ये हर कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, ठीक है? हर कंट्री टू कंट्री वेरी करेगी, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल जीडीपी। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है भाई कि कुछ लोग अपनी जीडीपी बढ़ा देते हैं प्राइस के दम पे, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो आपने यहाँ तक आखिरी तक लेके आ गए, अब आपका जो प्राइस हो गया 500, ठीक है? इसके बाद आपकी जीडीपी एक्चुअली में बढ़नी नहीं है, बट फिर भी आप प्राइस के मत्थे चीज़ों को बढ़ा रहे हो। भाई इस बार 600, इन्फ्लेशन बढ़ गया, फिर 700, फिर इन्फ्लेशन बढ़ गया 800। लेकिन आप ये सोचो, आप जो इन्फ्लेशन के दम पे अपनी जीडीपी बढ़ा रहे हो, मैंने आपको बताया जैसे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा?
लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है जाना चालू हो जाएगी, आपकी इकोनॉमी कोलैप्स करना चालू कर जाएगी, आपकी इकोनॉमी में कोई दम नहीं रहेगा, अल्टीमेटली जो फैक्ट्रीज लगी हैं वो भी टूट जाएंगी और आपकी पूरी इकोनॉमी ये हो जाएगी। तो आपको बिना इन्फ्लेशन के, मतलब एक्चुअल जो प्रोडक्शन है, मतलब फैक्टर कॉस्ट पे जो जीडीपी है उसको दिखाना, वही पोटेंशियल जीडीपी होती है। आपको इन्फ्लेशन को लूट नहीं करना। अगर आप इन्फ्लेशन के साथ अपनी जीडीपी बढ़ाओगे तो आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी। ठीक है, आपको इन्फ्लेशन को हटा के रखना है। जीडीपी और फैक्टर कॉस्ट बताओ वही कितनी है आपकी। ठीक है, इसको कहा जाता है पोटेंशियल जीडीपी। इस बार दो और टर्म्स आते हैं कि भाई व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये होता है भाई कि यहाँ पर सिर्फ फोकस किया जा रहा है कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, कितना प्रोडक्शन बढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल 2017 में मान लो हमारी जीडीपी थी 7% की, 2018 में मान लो हमारी जीडीपी हो गई 9% की, तो दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। सिर्फ हम नंबर्स फोकस कर रहे हैं। ठीक है, जीडीपी कितनी बढ़ी है, समझ में आया? ये हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन 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 अगर मैं बोलता हूँ भाई ये जो प्रोडक्शन बढ़ा है, ये जो प्रोडक्शन बढ़ा है, ये कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है लोगों पे, कितना ये लोगों को फायदा पहुंचाया, कितना ये लोगों तक पहुंचा। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर 7% आपकी जीडी थी, यहाँ पर ये जो पूरा पैसा था सिर्फ 2 लोगों के पास जा रहा था। आप जानते हैं कौन 2 लोग? 2018 में भी ये पैसा सिर्फ 2 ही लोगों के पास जा रहा है। तो क्या ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? दो, हमारे देश की जीडीपी बढ़ी है, ग्रोथ बढ़ी है, नो डाउट, लेकिन ये पैसा फिर से वही 2 लोगों के हाथ में चला गया। लेकिन अगर ये जो 9% का पैसा लगभग लगभग सारी पॉपुलेशन के पास थोड़ा थोड़ा जाता, तो आप कह सकते थे कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। और जैसे ही आप देखोगे जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होगा, तो लिविंग स्टैंडर्ड जो हर कंट्री की बढ़ना चालू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक लेबर है, पहले सिर्फ 2 रुपये अर्न कर रहा था, लेकिन अगर ये पैसा जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, अगर इस पर भी इंप्लीमेंट की जाएगी तो उसकी पेमेंट भी बढ़कर 5 रुपये जाएगी, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, ये भी अच्छा चावल खरीदेगा, अच्छी दाल खरीदेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस समझ में आया। जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब कितने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई, मतलब कितना इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जितना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर जीडीपी बढ़ गई तो मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, नो डाउट, लेकिन जब इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी को हम बोलेंगे दिस इज डेवलपमेंट, दिस इज नॉट ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ सिर्फ आप सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाए जा रहे हो, लेकिन जब आपने लोगों को वो पैसे बांट ही नहीं रहे हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं कर रहे हो, तो डेवलपमेंट नहीं है भाई, वो फ्रॉड आपकी ग्रोथ है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मानो कि भाई मैं यहाँ पर, मेरी पॉलिसीज ऐसी हैं कि भाई मान लो कि यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन होता है वो तुरंत यहाँ पर लोगों को बढ़ जाता है। मतलब सबके डीपीटी खुले, यहाँ पर मान लो 10 रुपये पैसे आ गए और खटाखट सबके अकाउंट में 1-1 रुपये चले गए। ठीक है, लेकिन अगर आप ये बताओ भाई, अगर आपके यहाँ ग्रोथ नहीं है तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? आपको 10 रुपये को 20 रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, फिर 30 रुपये में, फिर 40 रुपये में। तो आपको सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप देखो जितनी भी डेवलप कंट्रीज है, सबसे पहले सबके यहाँ इनइक्वालिटीज प्रेवेल हुई। जैसे सबके यहाँ शुरू में अगर आप यूके की बात करो, यूएस की बात करो, सबके यहाँ लेबर की जो कंडीशन शुरू में कुछ खास अच्छी नहीं थी, फिर विद टाइम इट गॉट इम्प्रूव। ठीक है, वैसे ही हमारे यहाँ भी अगर आप देखो तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। अभी नहीं होगा कुछ टाइम तक, इसके बाद कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ है वो ट्रिकल डाउन करना चालू कर देगी। कुछ टाइम बाद ट्रिकल डाउन जो यूएस में हुआ, यूके में हुआ। ठीक है, तो आपको इस पर रिलाई करना पड़ेगा। पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो आई थिंक यू आर क्लियर विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, वेरी गुड। अब आते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे। ठीक है, अब आते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की। भाई इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है? देखो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट आपने मेंस पे टॉपिक पढ़ा होगा। भाई मेंस पे टॉपिक लिखा हुआ है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज अराइजिंग फ्रॉम इट, ये टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब समझ लो इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल प्लस पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट। देखो सिंपल सी बात है, इसमें इन टोटल 2 एस्पेक्ट आते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको हर किसी का डेवलपमेंट करना है। ठीक है, और जो डेवलपमेंट होना है वो सारे एस्पेक्ट्स में होना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ पर 5 लोग रहते हैं, इसमें जो 3 लोग हैं वो रिच हैं, उनके पास हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। वहीं 2 लोग हैं जो लोग काफ़ी पुअर हैं। ठीक है, तो अब हम हम अगर हमें इंडिया को इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाली कंट्री बोलना है, तो इस कंडीशन में हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाली इंडिया को कंट्री नहीं बोल सकते। क्यों? बिकॉज यहाँ पर 3 लोगों ने पूरा पैसा ले लिया और 2 लोग बेचारे पुअर हैं। लेकिन अगर हम सेम कंडीशंस जो हैं यहाँ पर, जैसे मान लो इसको भी हम हेल्थ प्रोवाइड कर दें, एजुकेशन प्रोवाइड कर दे, इसको भी हम कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड कर ले, जिससे खुद की फैक्ट्री खोल के अपना बिजनेस करना चालू कर दे, तो हम इसको कहेंगे भैया इसका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, सबका डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, इनका भी डेवलपमेंट हो रहा है, इनका भी डेवलपमेंट हो रहा है, साथ ही साथ सारे एस्पेक्ट्स में हो रहा है। सारे एस्पेक्ट मतलब हेल्थ में भी, एजुकेशन में भी, कल्चरल फील्ड में भी, इकोनॉमिक फील्ड में भी, हर चीज़ में हो रहा है। तो इसे कहते हैं डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल। मतलब जब
जब हमारा इंडिया में सारे लोगों का डेवलपमेंट होगा, सारे लोगों का डेवलपमेंट होगा और हर तरह से डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल को भी एजुकेशन मिल रही है, ट्राइबल को भी आप कहते हो हेल्थ मिल रही है, एससी वालों को भी मिल रही है, हमें भी मिल रही है, आपको भी मिल रही है और सबको मिल रही है। तो ये हो गया पहला एस्पेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ ऑल एंड डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट। लेकिन इसको इंश्योर करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, हम लोग सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, बिकॉज विदाउट पार्टिसिपेशन ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ट्राइबल्स पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे हमारी इस प्रोसेस में, तो कैसे आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंश्योर करोगे? तो हमें यहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए दो चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती है। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ ऑल एंड डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट, और दूसरी चीज़ की पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इन डेवलपमेंट, बिकॉज जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने फैक्ट्री लगा दी है, ठीक है, मैंने एक ट्राइबल एरिया में फैक्ट्री लगा दी है, ठीक है, अब यहाँ पर 10 ट्राइबल्स लोग बस काम करने आ रहे हैं, बाकी के 20 लोग नहीं आ रहे, तो सबका डेवलपमेंट होगा नहीं। जब आप भैया 20 लोग सब लोग यहाँ पर आओगे तभी तो मैं आपको जो पेमेंट आपकी वापस करूँगा। और जब आप पेमेंट दोगे तो इन शॉर्ट भैया प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो आप बाहर इसका एक्सपोर्ट होगा, वहाँ से और पैसा आएगा, फिर और पैसा आपको मिलेगा, इसके बाद ही आपका डेवलपमेंट होगा ना, इसके बाद ही आपको हेल्थ मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, सबका डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट होने के लिए आपको पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ ऑल के बेसिस पे गवर्नमेंट ने अंत्योदय और सर्वोदय की कॉन्सेप्ट इजाद की है, जो कि शुरू में गांधी जी ने दिया था, उसी के ऊपर नक्शे कदम पे चल रहे हैं हम, ठीक है। अंत्योदय मतलब बॉटम ऑफ द पीपल जो है, जैसे हम अब देखा कि पीडीएस में जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द पीपल है उनको हम बहुत ज़्यादा ग्रेन्स देते हैं, फूड ग्रेन देते हैं, तो वो अंत्योदय मतलब हम चाहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑल हो, मतलब जो नीचे वाले तबकों को पैसे नहीं मिल रहे थे, खाने नहीं मिल रहे थे, उनको भी पैसा मिला। सर्वोदय मतलब ऑटोमेटिकली ऑल विल लिफ्ट, मतलब ऑटोमेटिकली जैसे आप बॉटम वालों को लिफ्ट करोगे, जैसे उनका पार्टिसिपेशन शेयर करोगे तो सब लोग का उदय हो जाएगा, ठीक है। अंत्योदय मतलब देखो, अगर आप अंत्योदय में फोकस करोगे, मतलब जो बॉटम ऑफ द पीपल है, जिनको आज तक खाना भी नहीं मिलता था, जिनको कोई कभी पूछता भी नहीं था, उनको अगर आप हर चीज़ें प्रोवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली सबका उदय हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज उनका उदय हो रहा है मतलब सबका उदय हो रहा है, तो इसे हम सर्वोदय कहेंगे। सबका उदय मतलब सर्वोदय, ठीक है, अंत्योदय एंड सर्वोदय। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं, कहीं पर कोड कर सकते हो अगर ऐसे में कोड करना, अंत्योदय एंड सर्वोदय का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं आज के, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो भाई ये क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट करें जिससे कि जो हमें रिसोर्सेज अभी मिले हैं वो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को ट्रांसफ़र कर सकें, वो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को ट्रांसफ़र कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हमें तेल मिला हुआ है, ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, जो अर्थ है हमारी, ठीक है, वो कुछ टाइम बाद उसी चीज़ों को दोबारा प्रोड्यूस कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल है, ठीक है, अगर हम सॉइल को अच्छे से यूज़ करें, सॉइल को अगर हम अच्छे से यूज़ करें तो हो सकता है कि यही सॉइल आगे आने वाले मतलब 2000 साल तक चल जाए, ठीक है, तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को वही सॉइल दे के जाएंगे। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, कि मतलब जो हमें मिला है वो एक्चुअली में वो हमारे सिर्फ और सिर्फ यूज़ के लिए, वो हमारा उस पर ओनरशिप नहीं है, उसका एक्चुअली में ओनरशिप किसी का नहीं है, सिर्फ हमें इसे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करना है, हमें इसे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करना है, और ये आगे की जनरेशन यूज़ करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट इसमें ये हो गया कि हमें इसे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करना है, मतलब हमें इसे मैक्सिमम अपना डेवलपमेंट करना है और मिनिमम डिस्ट्रक्शन करना है, मैक्सिमम डेवलपमेंट और मिनिमम मिनिमम डिस्ट्रक्शन, ठीक है, इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या चीज़ है यहाँ पर? दो चीज़ें। सबसे पहली बात तो जो भी हमें रिसोर्सेज मिले हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने के लिए मिला है, हम यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद हम चले जाएंगे, हमें उसी कंडीशन में जिसे हमें मिले थे उस कंडीशन में हमें इस रिसोर्स को अपनी फ्यूचर जनरेशन को ट्रांसफर करना है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आती है कि भाई अगर हमें उसे फ्यूचर जनरेशन में से ट्रांसफर करना है, लेकिन हमें अपनी खुद की ग्रोथ भी इंश्योर करनी है। भाई ऐसा तो है नहीं कि फ्यूचर जनरेशन को ट्रांसफर करने के चक्कर में हम खुद कुछ करें ही ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहले के ज़माने में हुआ करता था, जो पहले लोग हुआ करते थे, जैसे हम यूजुअली हमारे गाँव में क्या होता कि जो हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, वो लोग इतनी प्रॉपर्टी बनाते थे लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं दिया करते थे हमारे दादा लोग को। जैसे हमारे दादा लोग बताते हैं कि यूजुअली देयर इज़ अ विलेज, ठीक है, रीवा इज़ अ स्टेट, ठीक है, रीवा इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर एक विलेज है बनिया तालाब, ठीक है, विलेज का नाम है बनिया तालाब। वहाँ तो यहाँ पर मैं बता दूँ, वो जो 75% ऑफ विलेज था वो हमारे परदादा के हिस्से में आया करता था, ठीक है। उन्होंने बहुत प्रोडक्शन, मतलब इतना पूरा मतलब वहाँ पर हमें माल गुजार कहा जाता था, ठीक है, माल गुजार मतलब छोटे के ज़मींदार थे, सब ज़मींदार थे हम लोग, ठीक है। सो एक्चुअली में लेकिन आज कुछ नहीं है, आज पूरी ज़मीन बेच डाली है हम लोगों ने, ठीक है, हमारे दादा लोगों ने बेच डाली है। तो 75% जो ज़मीन थी, ठीक है, वो उस टाइम पे हमारे पास हुआ करती थी, लेकिन हमारे दादा लोग बताते थे कि हमें खाने को कुछ खाने नहीं दिया जाता था। मतलब जब मेहमान आते थे तब सोचो उनके टाइम पे चावल और गेहूँ की रोटियाँ बना करती थी, तो बस मेहमान आ गए, उन्होंने अगर कुछ छोड़ दिया तो वो खाया करते थे, वो लोग बता रहे थे, ठीक है। तो हमें ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए, मतलब हमें फ्यूचर जनरेशन की चीज़ छोड़नी है। मतलब उनका मकसद सही था कि भाई जो भी प्रॉपर्टी है हम फ्यूचर जनरेशन को ट्रांसफर करेंगे 75%, लेकिन भैया हम खुद का भी डेवलपमेंट करेंगे, हम खुद को भी आगे बढ़ाएंगे। अगर आप वो सब लोगों को पैसा नहीं दोगे, अगर खाने को खाना नहीं दोगे, अच्छी एजुकेशन नहीं दोगे, तो अल्टीमेटली वो सब चीज़ों का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है,
मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है जो चीज़ हमारे पास है, लेकिन हमें ये भी इंश्योर करना है कि वो चीज़ें फ्यूचर जनरेशन में रह जाए। और फ्यूचर जनरेशन पर कैसे रहेगी, जब हम उसका कम से कम मतलब उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन अब जो प्रॉपर्टी की बात निकली तो बता देता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी 75% वो हमारे दादाजी ने पता नहीं कहाँ उड़ा दी। अब 1 रुपया नहीं है, बल्कि गरीबी में पैदा हुए हैं। ठीक है, वो तो पिताजी की सरकारी नौकरी चल रहा है, बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब नाम के कभी मालगुजार हुआ करते थे। ठीक है, so this is all from the national income chapter. Thank you and have a nice day friends. Now we will meet in the next chapter, that is agriculture. तो आई होप आपको नेशनल इनकम समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आई थिंक अब आपको नेशनल इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एज पर माई विश। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स।